तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 जो होने वाले हैं डांस सब्जेक्ट का, जो AKTU में आता है। तो ये यूनिट 2 का वन शॉट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, इसीलिए ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो है। ठीक है, इसमें ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करूँगा और इसमें 3-4-5 टॉपिक है टोटल, जिसमें से 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इतना यदि आप कर लेते हैं तो जो 21 नंबर में से आपके 14 नंबर हैं वो पक्के हो जाएंगे। 1% की गारंटी तो मैं भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि AKTU वालों को क्या ही भरोसा कुछ और दे दें तो, लेकिन 99% चांस है कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ से बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो, वो बनता है रेड ब्लैक ट्री। रेड ब्लैक ट्री से बनता है और इंसर्शन से बनता है। ठीक है, डिलीशन कभी कभार पूछा जाता है, नहीं तो नहीं पूछा जाता। ये इंसर्शन से ही बनता है, इंसर्शन से बनेगा, प्लस में डिलीशन हो सकता है इसके साथ दे दे 1-2 नोट को डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, दूसरा क्वेश्चन हो गया बी ट्री। ठीक है, बी ट्री से बनता है, इसकी भी बी ट्री हम पढ़ेंगे इंसर्शन। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तीसरा क्वेश्चन बनता है बाइनोमियल हीप से। तो बाइनोमियल हीप में क्या है, बाइनोमियल हीप बाइनोमियल ट्री प्रॉपर्टी है। ठीक है, बाइनोमियल ट्री की प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन बनता है और एक बनता है यहाँ से यूनियन ऑफ 2 बाइनोमियल हीप। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे चैनल का नाम है हिंदी मीडियम इंजीनियरिंग चैनल, तो आप इसको यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेड ब्लैक ट्री को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेड ब्लैक ट्री पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है। ठीक है, BST कौन सी होती है, जिसमें कि रूट नोड जो होगा उससे लेफ़्ट वाला पार्ट जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है, इसका रूट नोड का लेफ़्ट चाइल्ड जो होगा वो छोटा होगा और राइट चाइल्ड जो होगा वो बड़ा होगा रूट नोड से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बाइनरी सर्च ट्री। हर एक नोड के लिए ये कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे यहाँ पे 10 है, तो 10 के इधर 5 छोटा है और इधर 15 जो है वो बड़ा है। ठीक है, 2 तरीके के ये बाइनरी सर्च ट्री हो जाती हैं। एक तो राइट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री हो जाती है, एक लेफ़्ट स्क्यूड। जैसे मेरे पास 10 है, 10 इंसर्ट किया मैंने, 10 ये 10 इंसर्ट कर लिया। अब फिर मेरे को नया इंसर्ट करना है नोड 20, तो 20 10 से बड़ा है तो इस साइड आएगा, राइट साइड में तो 20 आ गया। फिर अब मेरे को इंसर्ट करना है 30, 30 तो 20 से भी बड़ा है तो इस साइड आएगा। तो ये हर ऐसे ही चलता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, राइट स्क्यूड, और ये लेफ़्ट स्क्यूड इधर को आता जा रहा है। तो ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी सर्च ट्री का कि ये रूट नोड हमेशा बीच का होना चाहिए और इधर वाला उससे छोटा, इधर वाला बड़ा। ठीक है, अब AVL ट्री का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा रेड ब्लैक ट्री में। ठीक है, तो रेड ब्लैक ट्री में ये रोटेशन होते हैं कुछ, तो रोटेशन आप जान लीजिए बस। ये जैसे कि इतना बड़ा ये है, तो इसको कुछ, ये लेफ़्ट स्क्विड हो गया, राइट स्क्विड, तो इसको मतलब कम करना होता है, मतलब बैलेंस बनाना होता है। तो इसको ऐसे कर देंगे, इधर इधर लेफ़्ट राइट रोटेशन कर देंगे, LL रोटेशन में राइट रोटेशन हो जाता है। ठीक है, ये जैसे एल एल मतलब ये लेफ़्ट आया फिर लेफ़्ट आया। ठीक है, तो लेफ़्ट रोटेशन इसका नाम है, पर इसमें कौन सा रोटेशन परफॉर्म करते हैं, राइट। इसको घुमा देंगे तो ये नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, अब RR रोटेशन होता है, ये आर इधर आर फिर इधर आर, यहाँ से देखा तो आर। अब इसमें कौन सा रोटेशन परफॉर्म होगा, बैलेंस बनाने के लिए इधर कर देंगे तो ये A नीचे आ जाएगा। कैसे पता चलता है ये, इसके लिए हम लोग बैलेंस फैक्टर का यूज करते हैं। AVL ट्री में कॉन्सेप्ट है, बैलेंस फैक्टर क्या होना चाहिए, 0 1 -1 होना चाहिए। 0 1 -1 मतलब जैसे कि डिग्री, बैलेंस फैक्टर होना चाहिए। तो बैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेफ़्ट वाले ट्री का डिग्री 0 1, यहाँ पे 0, इसका भी 0 है। ठीक है, तो 0 - 0 कितना होता है, 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा इसका, तो लेफ़्ट वाले का कितना है, 1 2 है। ठीक है, 1 2 1 2, और इसका क्या था
इसका 1 1 था, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 तो ये 0 हो जा रहा था। इसका 1 2 तो 2 इधर ए के इधर वाले कितने नोड है 2 हैं और इधर कितने हैं ए के 0 है। तो 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 हो जा रहा है। तो इसका ये बैलेंस फैक्टर 2 निकला इस नोड का, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 0 1 माइनस 1 होना चाहिए। तो ये हो गए रोटेशन। यहाँ पे एलआर रोटेशन होता है जिसमें ऐसे कुछ घूम जाता है तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और ये आर एल रोटेशन होता है जिसमें आर एल राइट लेफ़्ट रोटेशन, तो इसमें पहले इधर को घुमाते हैं तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया तो यहाँ पे है, और ये 3 था वो नीचे आ गया। अब फिर देन इसको इधर घुमा देते हैं, इस वाले नोट को इधर घुमा देते हैं तो ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये रोटेशन हो गई। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेड ब्लैक ट्री, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रेड ब्लैक ट्री इज़ अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, BST बाइनरी सर्च ट्री। वो पीछे जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि रूट नोड जो होना चाहिए बीच का होना चाहिए, इधर वाला छोटा इधर वाला बड़ा, तो ये सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है इन विच ईच नोड हैज़ एन एक्स्ट्रा बिट फॉर कलर आइदर ब्लैक और रेड। जो रेड ब्लैक ट्री है इसका नाम ही है रेड ब्लैक ट्री। तो इसमें क्या होगा, या तो रूट का मतलब किसी भी नोड का कलर या तो रेड होगा या तो ब्लैक होगा। ठीक है, ये हो गया। टू इंश्योर द ट्री रिमेन बैलेंस ड्यूरिंग इंसर्शन एंड डिलीशन, ये इंश्योर करता है कि मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि रेड ब्लैक ट्री होता है बाइनरी सर्च ट्री का ही पार्ट जैसा होता है, बस इसमें रूट का नोड या तो रेड होगा या तो कलर ब्लैक होगा रूट का कलर। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एवरी नोड इज आइदर रेड और ब्लैक, हर एक नोड जो होना चाहिए हमारा कैसा होना चाहिए, या तो रेड होना चाहिए या तो ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, द रूट इज़ ऑलवेज ब्लैक, जैसे ये जो रूट सबसे ऊपर का होगा ये, जैसे ये 10 है इधर का 15 है, ये बाइनरी सर्च ट्री है, हाँ ये बीच का है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो इसमें क्या होगा, रूट नोड जो रूट नोड किसे कहा जाता है, इसको रूट नोड कहा जाएगा, इसे चाइल्ड नोड कहा जाएगा, इसको पेरेंट चाइल्ड, इसको पेरेंट या रूट नोड भी कहा जाएगा, इसको चाइल्ड या लीफ नोड भी कहा जाएगा। ठीक है, इसको लीफ चाइल्ड या इसको पेरेंट रूट। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए। तो हर एक रूट नोड ऑलवेज ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, ऑल लीव्स नील नोड आर ब्लैक, जो सबसे नीचे नील नोड होती हैं जिनके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे, इसमें क्या लेते हैं हम लोग, नील नोड ले लेते हैं आर रेड ब्लैक ट्री में। तो इसका कलर कैसा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए इसका कलर। ठीक है, रूट नोड का भी ब्लैक होगा कलर और इन सब का भी कलर ब्लैक होगा। ठीक है, हो गया। इफ़ अ नोड इज रेड, यदि एक नोड रेड है तो उसका चिल्ड्रन कैसा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। जैसे ये मान लेते हैं ये रेड है, ये रेड है। ठीक है, अगर इसका चिल्ड्रन कोई हुआ, जैसे इसका चिल्ड्रन 2 हैं यहाँ पे, तो ये कैसा कलर होना चाहिए, ये आर है तो ये किस कलर के होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए। ठीक है, दोनों ही ब्लैक होने चाहिए, इसके ब्लैक चिल्ड्रन होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा, मान लीजिए ये रेड ही होता है, ये भी रेड है ये भी रेड है, तो आर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, झगड़ा करेंगे आर दोनों। ठीक है, आर नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन परफॉर्म करेंगे या रिकलर करेंगे। रोटेशन जो अभी हमने पीछे देखा, ये जो एवियल ट्री वाले रोटेशन थे वो परफॉर्म करके इसको सही करेंगे, या फिर इसका रिकलर कर देंगे, इसको ब्लैक कर देंगे, ऐसा कर देंगे कुछ, और इसको रेड कर देंगे, हो सकता है ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो कुछ ऑपरेशन देखेंगे और इनको रिकलर करके इसका चेंज कर देंगे। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, एवरी पाथ फ्रॉम अ नोड टू इट्स डिसीडेंट नील नोड्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स। क्या, कुछ समझ में नहीं है, मैं बता देता हूँ। सेम ब्लैक हाइट होनी चाहिए। क्या, रूट नोड को छोड़ के काउंट करना है। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ क्या कह रहा है इसमें। जैसे यहाँ से मैं गिनूँ इस लीफ नोड तक, तो मेरे को ब्लैक हाइट पता करनी है, तो इसको छोड़ देना है। इसमें कितने ब्लैक हैं, जैसे ये तो रेड दिख रहे हैं आपको, ये वाले रेड, ये रेड है। इसको छोड़ के मैं ब्लैक यहाँ तक गिनूँ इस पाथ के लिए, तो कितने ब्लैक हाइट कितनी होगी, एक ये है और एक ये है, तो इसकी ब्लैक हाइट कितनी हुई, ब्लैक हाइट कितनी हुई, 2 हुई। ठीक है, अगर इसके लिए गिनूँ तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक ही तो आ रहा है ना, तो इसके लिए जी 1 2,
इसको छोड़ के 1 2, इसके लिए अगर गिने तो 1 2, तो क्या होना चाहिए, एवरी पाथ हर रास्ते के लिए सेम जो होने चाहिए, क्या, ब्लैक हाइट सेम होनी चाहिए। जैसे इसके लिए भी 2 आ रही है, 1 2, इसके लिए भी 2 आ रही है, इसके लिए भी 2 आ रही है, यहाँ से इस वाले पाथ के लिए। तो ठीक है, तो रूट नोड को छोड़ के गिनना है और सबके लिए सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंसर्शन इन रेड ब्लैक ट्री। इंसर्शन इसका एल्गोरिदम है ये, एक बार पढ़ लेते हैं। इफ़ अ ट्री इज एम्प्टी क्रिएट अ न्यू नोड एज रूट नोड विथ कलर ब्लैक। यदि मान लेते हैं मेरे को ये 10 8 18 5 4 15 डैश 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 इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इनको इंसर्ट करूँगा न्यू नोड को, अगर मेरा ये यहाँ पे मैं बनाऊँगा अपना रेड ब्लैक ट्री, तो शुरुआत में क्या लिखा है, इफ़ अ ट्री इज़ एम्प्टी। ये मान लीजिए इसके अंदर ट्री है कोई, वो एम्प्टी है, खाली है, तो कैसा न्यू नोड एज अ रूट नोड बनाऊँगा और उसका कलर कैसा रखूँगा, ब्लैक रखूँगा। ठीक है, तो इसको मैं रूट नोड बना देता हूँ 10 को, और इसका कलर कैसा कर दिया, ब्लैक। ठीक है, ये हो गया पहला रूल। इफ़ ट्री इज नॉट एम्प्टी क्रिएट न्यू नोड एज लीफ नोड विथ कलर रेड। मान लीजिए कि अब मेरे को 18 इंसर्ट करना है। ठीक है, अब मेरा क्या है, ट्री जो है वो खाली नहीं है, एम्प्टी का मतलब खाली नहीं है, ये इसमें 10 पहले से ही है। तो अब क्रिएट न्यू नोड, जो न्यू नोड मेरा 18 आएगा उसको क्या करूँगा, लीफ एज एन लीफ नोड बनाऊँगा, और कलर उसका कैसा रखूँगा, रेड। तो इसको 18 को लूँगा, 18 किधर आएगा, इधर आएगा या इधर आएगा, किधर आएगा बताइए, 18 10 से बड़ा है, और ये बाइनरी सर्च ट्री का कंडीशन भी फॉलो करता है, तो 18 इधर आएगा, और ये हो गया मेरा इधर, और इसका कलर कैसा हो गया, ये रेड कलर का हो गया। ठीक है, अब क्या करूँगा, इफ़ पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज ब्लैक, यदि इसका न्यू नोड का पेरेंट ब्लैक है, ठीक है, देन एग्जिट, अगर इसका पेरेंट जो है ब्लैक है, ठीक है, तो एग्जिट कर देना है, मतलब कुछ करना ही नहीं है। तो इसका देखा न्यू नोड ये था, अब इसका पेरेंट कैसा है, ब्लैक ही है, तो कुछ नहीं किया हमने, हट गए। ठीक है, वहाँ से सिंपली हट गए। अब नेक्स्ट नोड को देखेंगे, 5 इंसर्ट करना है, तो 5 किधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, और इसका कलर कैसा होगा, 5 का कलर रेड होगा, क्योंकि ये न्यू नोड है, और न्यू नोड को एज अ हमें लीफ नोड पे रखना है, और उसका कलर कैसा रखना है, रेड रखना है, तो ये रेड हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, 4, अब मेरे को 4 लाना है। ठीक है, 4 कहाँ आएगा, 5 से छोटा है, और इधर आएगा 5 से। ठीक है, 10 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, तो यहाँ पे आएगा। अब सवाल ये उठता है कि 4 का कलर कैसा करूँ मैं, तो 4 का कलर मैं कैसा करूँ, मैं किस कलर को 4 को करूँ, तो क्या है लिखा है यहाँ पे, इफ़ ट्री इज़ नॉट एम्प्टी, ट्री इज़ नॉट एम्प्टी क्रिएट अ न्यू नोड एज अ लीफ नोड विथ कलर रेड। मतलब अगर खाली नहीं है तो उसे जो भी नया नोड इंसर्ट करेंगे उसका कलर रेड ही रखेंगे, तो इसका रेड कलर हो गया। अब क्या मैं बोला था कि दो प्रॉपर्टी में आपने ध्यान से सुना होगा, तो ये होगा कि दो जो नोड हैं उनका सेम कलर आरआर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, आरआर झगड़ा करेंगे, रेड और रेड, इन दोनों का कलर रेड रेड हो गया। ठीक है, तो रेड रेड हो गए, तो अब दिक्कत हो गई, अब इसको हमें रिजॉल्व करना है, इनके बीच का मामले को रिजॉल्व करना है, मतलब कि झगड़ा सुलझाना है। कैसे सुलझाएंगे, इफ़ पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज रेड, यदि इसका न्यू नोड का पेरेंट जो है रेड है, इफ न्यू नोड इज रेड देन चेक द कलर ऑफ पेरेंट सिबलिंग अंकल ऑफ न्यू नोड। मतलब यदि इसके पेरेंट का कलर भी रेड है, दोनों का कलर रेड हो गया। ठीक है, ये तो रेड इंसर्ट ही हुआ, इसके पेरेंट का भी कलर रेड है, तो अब इसका क्या करेंगे, अंकल चेक करेंगे। ये जो 4 है इसका चाचा कौन होगा, ये इसका पापा हो गया। ठीक है, इसका पापा ये हो गया, अब इसका चाचा कौन होगा, ये होगा, ये किसका होगा, ये इसका दादा होगा, 4 का दादा 10 है। ठीक है, और ये चाचा हो गया। ठीक है, तो अंकल को चेक करेंगे या पेरेंट के सिबलिंग, इसका क्या नाम हो सकता है, या तो अंकल इसको कहते हैं, या तो पेरेंट का सिबलिंग कहते हैं, मतलब पेरेंट का भाई, पेरेंट का भाई हो गया, या तो अंकल। ठीक है, तो इसका कलर अब चेक करेंगे। ठीक है, इफ़ पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज रेड देन चेक द कलर ऑफ पेरेंट सिबलिंग, अंकल का कलर चेक करेंगे। अब अंकल का कलर चेक करेंगे, तो अंकल का कलर कैसा हो सकता है, रेड भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है, तो इसके लिए 2 कंडीशन हमारी आएंगी, ए बी। इफ़ कलर अंकल का कलर इज ब्लैक और नल हो,
यदि अंकल का कलर यहाँ पे ब्लैक होता है या कुछ होता ही नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ होता ही नहीं, तब हम लोग क्या करते हैं, इफ़ अंकल कलर इज ब्लैक और नल देन यूज सूटेबल रोटेशन एंड रिकलर। तब हमें क्या करना होता है, रोटेशन परफॉर्म करना होता है और रिकलर करना होता है, ठीक है। रोटेशन परफॉर्म करना होता है और रिकलर करना होता है, ठीक है। पर यहाँ पे तो ये कंडीशन नहीं है, ब्लैक भी नहीं है नल भी नहीं है, मतलब यहाँ पे ब्लैक नहीं है और खाली भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बी कंडीशन देखेंगे। इफ़ कलर इज रेड, यदि अंकल का कलर रेड है, हाँ रेड है कलर अंकल का, तो क्या करेंगे, रिकलर करेंगे। एंड ऑल्सो चेक इफ़ पेरेंट ऑफ पेरेंट ग्रैंडफादर इज नॉट रूट नोड देन रिकलर इट। इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें, यहाँ पे इसको रिकलर कर देंगे इन दोनों को, ठीक है। तो इसका 5 का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, और ये 18 का भी कलर ब्लैक हो जाएगा। अब पेरेंट इसका 10 था, ठीक है। अगर पेरेंट क्या है, ये अब यहाँ पे 4 ये रेड था, ठीक है। इसको रिकलर कर दिया हमने, ठीक है। देन रेड है तो रिकलर करेंगे। एंड ऑल्सो चेक इट्स पेरेंट ऑफ पेरेंट, इसके पेरेंट के पेरेंट को चेक करेंगे, मतलब ग्रैंडफादर को भी चेक करेंगे। यदि ग्रैंडफादर नॉट रूट नोड नहीं है, यदि रूट नोड नहीं, ये तो रूट है ना, रूट जो मतलब जहाँ से जड़ है, जहाँ से चालू हो रहा है शुरुआत से, तो ये तो रूट नोड है। अगर ये रूट नोड नहीं होता तो इसका भी कलर चेंज कर देते, मतलब यदि ये रूट नोड नहीं होता तो यहाँ पे ब्लैक था, ठीक है, तो इसको रेड कर देते। अगर यहाँ से मान लीजिए कुछ यहाँ पे ऊपर कुछ और होता, ये 8 मान लीजिए 11 होता, तो ये ब्लैक था तो इसको भी रेड कर देते। पर ये रूट नोड है, तो रूट नोड है तो इसको छोड़ देंगे, क्या कह देंगे, नॉट अ रूट नोड, तब तो रिकलर करेंगे। अगर नहीं रूट नोड है तो छोड़ देंगे इसको, मतलब ये रूट नोड है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर नहीं होता रूट नोड तो इसका भी कलर चेंज कर देते, ठीक है। तो अब ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली पूरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन करने की बारी आती है। तो सबसे पहले क्रिएट अ रेड ब्लैक ट्री, ये इंसर्ट करना है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 10 इंसर्ट किया। कैसे इंसर्ट किया, ब्लैक कलर का 10 को लिए। फिर 18 इंसर्ट किया। 18 कहाँ आएगा, 10 से बड़ा है तो इधर आएगा। और कलर उसका कैसा होगा, रूट नोड ही ब्लैक होगा पहली बार वाला। फिर उसके बाद जो भी करेंगे इंसर्ट वो रेड रेड होते जाएंगे, लीफ नोड, ठीक है। जो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको 18 कर दिया रेड। फिर 5 इंसर्ट किया, 5 इस साइड आएगा, 10 से छोटा है और यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका भी कलर रेड हो गया। अब इंसर्ट करेंगे 4, इंसर्ट 4 किया तो यहाँ पे क्या हुआ, आर कॉन्फ्लिक्ट। इसी का मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था। तो आर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आर कॉन्फ्लिक्ट लिख देना है हमें। और इसका अब क्या करना है, इसका पेरेंट का सिबलिंग चेक करना है या इसका अंकल चेक करना है, दोनों बात एक ही है। तो अंकल का यदि कलर रेड है तो क्या करेंगे, रिकलर कर देंगे सबको। इसको भी रिकलर करेंगे, इसको भी रिकलर करेंगे। तो इसको यदि ये पेरेंट नोड है तो तब तो छोड़ देंगे, मतलब रूट नोड है। अगर रूट नोड नहीं होता तो इसको भी करते रिकलर, ठीक है। तो इसको रिकलर करके, रेड रेड थे तो इसको रिकलर करके ब्लैक ब्लैक कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये ब्लैक ब्लैक, ये तो पहले से ही ब्लैक है, ठीक है। अब क्या किया, इंसर्ट 15 किया। तो यहाँ पे 15, यहाँ से 18 से छोटा है, 10 से बड़ा था इधर आएगा, 18 से छोटा है तो इधर आएगा। तो 15 यहाँ पे आ गया एज अ रेड नोड। कलर कैसा है, रेड है उसका, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, इंसर्ट 17 करेंगे। 17 इंसर्ट किया तो 10 से बड़ा है, 18 से छोटा है, 15 से भी बड़ा है, तो ये यहाँ पे आ गया 17। तो अब ये रेड, जब भी नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो उसका कलर कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए, रेड होना चाहिए कलर। तो रेड है इसका कलर। तो क्या करेंगे, एक मिनट थोड़ा साफ कर लेता हूँ, स्क्रीन धुंधला सा रहा था। तो ये रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो क्या करेंगे, आर कॉन्फ्लिक्ट। और यहाँ पे रोटेशन कौन सा है, यहाँ पे एल है देन आर है, लेफ़्ट राइट। इसमें देखेंगे लेफ़्ट राइट, यहाँ पे लेफ़्ट हो रहा है फिर राइट हो रहा है। तो ये एल आर रोटेशन, रोटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, बस आप लिख दिए आर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो रिकलर जो अपने जगह पे है उसका कलर चेंज नहीं होगा, मतलब पहले इसको अब रोटेशन परफॉर्म करेंगे। रोटेशन का मेन मोटिव क्या होता है, इतने डेटा को देख लो, जो इसमें सबसे छोटा डेटा होगा वो इस साइड आएगा, सबसे बड़ा डेटा आएगा वो इस साइड आएगा, और जो बीच में डेटा होगा, मतलब जैसे ये 15 सबसे छोटा है तो 15 यहाँ पे आएगा, 17 बीच में आ जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं
17 बीच में आया, 15 इधर आया और 18 यहाँ आया इसको, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, रोटेशन परफॉर्म करने के बाद कलर करेंगे, रिकलर करेंगे। तो रिकलर कैसे करेंगे, हम सबको ही रिकलर करना है, ठीक है, सबको रिकलर करना है। तो रिकलर में क्या होता है, जो अपने जगह पे, जैसे ये 15 यहीं पे है, ठीक है, ये 17 ऊपर गया और ये 18 नीचे आया, 15 तो वहीं पे है, ठीक है। मान लीजिए 17 ऊपर गया और ये 18 यहाँ पे आया, यही ना हुआ है, 17 यहाँ पे गया है और 18 जो है वो यहाँ पे आया है। 17 ऊपर गया और 18 नीचे आया, पर 15 तो कहीं हिला ही नहीं, जहाँ पे था वहीं पे है। तो इसको छोड़ देंगे, इसी कलर का छोड़ देंगे और जो जो चेंज हुआ है उसका कलर चेंज कर देंगे। जैसे ये 18 ब्लैक था तो इसको रेड कर देंगे और ये 17 रेड था तो इसको ब्लैक कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट इंसर्ट 25 किया, तो जब 25, अब इतना हमारा ट्री बन गया था, ये रही, ये ट्री बन गया है। अब इसमें 25 इंसर्ट किया तो फिर रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट फिर हो गया। जब रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो क्या चेक करना है, अंकल को चेक करना है, इसके अंकल को। तो इसका अंकल कैसा है, रेड है, तो अगर रेड है तो इनका कलर चेंज करके ब्लैक कर देना है। और उसके पेरेंट को भी चेंज करना है कलर, अगर रूट नोड ना हो तो। हाँ, यहाँ पे तो ये रूट नोड नहीं है, ऊपर तो रूट नोड था इसी वजह से चेंज नहीं हुआ था कलर, पर यहाँ पे रूट नोड नहीं है तो इसका भी कलर कैसा हो जाएगा, इसका ब्लैक से रेड हो जाएगा और इन दोनों का रेड से ब्लैक हो जाएगा। तो ये हो गया सिंपली, ये ब्लैक हो गया, ये रेड हो गया और ये रेड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट ऐड करना है, इंसर्ट 60। 60 को इंसर्ट करेंगे तो फिर ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से बड़ा है, 10 से बड़ा है, 17 से बड़ा है, 18 से 25 से सबसे बड़ा है तो इस साइड आएगा। तो ये कितना हो गया, रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट फिर हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसका अंकल चेक करेंगे। इसका अंकल कौन है, यहाँ पे कोई अंकल होता है इसका, ठीक है। 60 का पेरेंट ये है, इसके पेरेंट के बगल वाला इसका अंकल होता है। तो अंकल कुछ नहीं है, नील है या ब्लैक है, नील है या ब्लैक है, क्या है, इफ़ पेरेंट न्यू नोड यहाँ पे क्या है, इफ़ पेरेंट न्यू नोड इज रेड देन चेक द कलर ऑफ पेरेंट सिबलिंग अंकल। तो यहाँ पे अगर जो ब्लैक है और नल है, ये कंडीशन है, अंकल ब्लैक है या नल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, रोटेशन परफॉर्म करेंगे और क्या करेंगे, फिर रिकलर करेंगे। तो रोटेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, जो बीच वाला जो नंबर है उसको ऊपर ले जाएंगे, जो छोटा वाला है उसको नीचे ले जाएंगे, 60 यहाँ पे जो बड़ा है बड़ा ही रहने देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, और फिर उसके बाद रिकलर करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा 25, ये 18 नीचे आ जाएगा, 18 और ये हो जाएगा 60। तो आप देख सकते हैं ये 60 हमने जगह से नहीं हिला, जिधर कोने में था उसी साइड में है, लेकिन 25 तो हिला है, ऊपर गया है और ये 18 भी नीचे आया है। तो क्या हो जाएगा, 25 और 18 का कलर चेंज हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि 25 भी तो वहीं पे 18 ही नीचे आया है, नहीं, ये 25 अपनी जगह से उठ के इधर गया है, ठीक है, ऊपर गया है, क्योंकि ये ऊपर गया है तभी तो यहाँ से ये 18 नीचे आया है, ठीक है। तो ये हो गया, 25 का कलर चेंज करेंगे और 18 का भी कलर चेंज करेंगे, ठीक है, हो गया आपका ये, ठीक है। रोटेशन परफॉर्म करेंगे और रिकलर कर देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, इंसर्ट 1, इंसर्ट 1 करना है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा था, यहाँ पे 1 है, ठीक है, एक है, तो एक को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, एक यहाँ पे आएगा, ठीक है, 4 से छोटा था तो एक यहाँ पे आया, तो क्या हुआ हमारा, रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट, फिर यहाँ पे रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो आर कॉन्फ्लिक्ट लिखा। अंकल चेक करेंगे, अंकल कौन है इसका, इसका अंकल यहाँ पे आता कुछ, ठीक है, इसका जो बेटा होता दूसरा वाला तो वो अंकल है। तो यहाँ पे क्या हो जाता, अंकल नील है या ब्लैक है, तो क्या करेंगे हम लोग, रोटेशन देन रिकलर, दो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रोटेशन करना है या रिकलर करना है, ठीक है। तो रोटेशन हमने किया, तो क्या किया यहाँ पे रोटेशन, ये 4 था, 4 को ऊपर ले जाएंगे, 5 को नीचे ले आएंगे, तो 4 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, मतलब बीच वाला ऊपर जाता है, साइड वाला बड़ा वाला इस साइड आता है, छोटा वाला इस साइड आता है LHS साइड में। तो ये हो गया, 4 ऊपर गया, 5 नीचे आया, तो इन दोनों का कलर चेंज होगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 1 का 1 रह ही गया, ये अपने जगह पे ही अपने साइड ही रह गया, तो इसको रिकलर नहीं करेंगे, इसका और इसका करेंगे, इसको रेड कर देंगे, इसको ब्लैक कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा, 4 ऊपर गया, 4 ऊपर गया यहाँ से और 4 का कलर ब्लैक हो गया और ये 5 का रेड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब
फिर क्या करना है, इंसर्ट 90 करना है। 90 इंसर्ट किया हमने तो ये यहाँ पे है। फिर हमारा RR कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो अब क्या करना है, अंकल को चेक करना है। इसका अंकल कौन है, 90 का 18 है। 18 का कलर रेड है। तो रेड होता है तो क्या करना होता है, रीकलर कर देना होता है। इसको तो रीकलर करना ही है हमें, इसको तो ब्लैक बनाना ही है, ठीक है। इसको ब्लैक बनाएंगे। और अगर इसका पेरेंट रूट नोड नहीं है, ये पेरेंट जो है इसके भी पेरेंट नहीं है, मतलब इसका ग्रैंडफादर रूट नोड नहीं है, तो उसको भी ब्लैक मतलब रीकलर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये इसको हमने रेड कर दिया और इसको ब्लैक कर दिया। लेकिन अब देख सकते हैं कि यहाँ पे अब दोबारा से क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। आर और आर नहीं होने चाहिए, ये भी रेड है ये भी रेड है, तो आर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इसको भी रिजॉल्व करेंगे। तो इसका अब इसका 25 का देखेंगे, 25 का अंकल कौन है, 25 का अंकल कौन होगा आप बताइए। ये इसका बाप है, ये कौन है, इसका पेरेंट है ये, ठीक है। ये इसका बाप है। इसका दादा कौन होगा, 25 का 10 होगा, ठीक है। 25 का दादा 10 हुआ। तो अब हम लोग 25 का अंकल देखेंगे, चाचा कौन होगा। तो इस दादा का दूसरा लड़का, तो ये 4 होगा इसका चाचा। चाचा का कलर ब्लैक या नील है, ब्लैक या नील होता है तो क्या करते हैं हम लोग, ब्लैक नील होता है। तो यदि पेरेंट के सिबलिंग अंकल ऑफ न्यू नोड ब्लैक और नल होता है तो देन यूज सूटेबल रोटेशन एंड रिकलर, रोटेशन प्लस रिकलर करना है। तो रोटेशन हमने यहाँ पे क्या किया, RR रोटेशन किया और रिकलर करेंगे। तो RR रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, इतने में कॉन्फ्लिक्ट आया था ना, तो इतने को छोड़ देंगे और इन सब में तीनों में देखेंगे मीडियम बीच का कौन है। तो बीच का कौन है यहाँ पे, तो आपका 17 है बीच का। तो 17 रूट पे चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 25 अपनी जगह पे ही रहेगा। तो मतलब 17 ऊपर गया तो इसका ऊपर जाके ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम। अब कलर कैसे डिसाइड करेंगे, 17 हिलाया जगह से अपने, तो उसको कलर रेड था ब्लैक कर दिए, यहाँ पे रेड था इसको ब्लैक कर दिए। 10 यहाँ पे ब्लैक था तो इसको रेड कर दिया। लेकिन 25 तो अपनी जगह पे ही है, तो 25 का 25 को रेड ही रहने देंगे। तो ये हो गया अब हमारा आंसर, फाइनल आंसर। अब हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या ये रेड ब्लैक हाइट इसकी वो है, सेम है सब पाथ के लिए। यहाँ पे एक है एक है एक है एक है, यहाँ से काउंट करेंगे इस पाथ के लिए। तो इसको नहीं लेते, 0 1, हाँ यहाँ पे है। और जिनके पास नहीं होता वहाँ पे नील लगा देते हैं अपनी मर्ज़ी से, या छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी हाइट सेम है सबका। देखिए ये रेड लेवल में, ये ब्लैक लेवल में, ये रेड लेवल में, और ये सुपर वाला सबसे ब्लैक लेवल में। तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन है, इसमें अब जल्दी जल्दी मैं पढ़ा देता हूँ। 61 ऐड किया, 61 ठीक है। 61 के बाद 58 ऐड किया, 58 रेड नोट किया। फिर 58 के बाद 51 आया, 51 58 से छोटा है तो ये रेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ, रेड नेट कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो इसका चाचा देखेंगे, चाचा इसका ब्लैक है या नल है। तो ब्लैक है नल है तो रोटेशन प्लस रिकलर, तो इसको रोटेशन करेंगे तो 58 बीच में आएगा और 51 इधर आ गया, 61 इधर आ गया। और रिकलर करेंगे तो क्या होगा, 61 नीचे आया तो इसका कलर रेड हो जाएगा, ये 58 ऊपर गया तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। पर 51 अपने जगह पे था तो इसका कलर वैसा का वैसा ही रह गया। फिर ऐड किया हमने 32, फिर रेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो इसका चाचा कैसा है, इसका चाचा अंकल रेड है तो इसको ब्लैक कर देंगे। इसका कलर भी चेंज करते, अगर ये रूट नोड नहीं होता तो इसको भी ब्लैक कर देते और इसको रेड करते, पर ये रूट नोड है तो इसका कलर ब्लैक ही रहने देंगे, ठीक है। तो इसको ब्लैक कर देंगे, इसको भी ब्लैक कर देंगे, ये रेड का रेड हो जाएगा। फिर कौन सा ऐड किया, ऐड 39 किया, 39 यहाँ पे आया। फिर रेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फिर घुमाया, ठीक है। फिर क्या किया हमने, रोटेशन परफॉर्म किया। 32 बीच में है तो 39 बीच का टर्म है तो 39 यहाँ पे आएगा, 51 नीचे आएगा। तो 51 नीचे आया और 39 ऊपर गया, 32 यहीं का यहीं रहा। तो ये रेड कलर ही हो जाएगा। ये 39 ऊपर गया है तो इसका कलर रिकलर होगा, तो इसका रेड से ब्लैक हो जाएगा, ये 51 रेड हो जाएगा। ये हो गया आपका रेड। फिर इंसर्ट किया क्या हमने, 29 ऐड किया तो फिर RR कॉन्फ्लिक्ट आया। 29 32 से छोटा है तो इधर आएगा। तो ये 29 को RR कॉन्फ्लिक्ट फिर हुआ तो फिर इसका रूट पेरेंट चाचा को देखेंगे इसके, तो ये रेड है। तो रेड है तो इसको ब्लैक कर देंगे, इसको रेड कर देंगे, ठीक है। इसको ब्लैक कर दिया, इसको रेड कर दिया। अगर रेड होता है तो रिकलर कर देते हैं और पेरेंट को भी रिकलर करते हैं, और जो उसका दादा होता है उसको भी रिकलर करते हैं अगर वो रूट नोड ना हो तो, ठीक है। तो ये लास्ट में आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है प्रैक्टिस, इसे आप लोग कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर लेना ज़रूर। ये क्वेश्चन आता है, मतलब रेड ब्लैक ट्री का हर एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है।
तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बी ट्री। बी ट्री क्या होता है, अब बी ट्री को देख लेते हैं। इसके लिए कुछ हमें टर्म्स पता करने पड़ेंगे, ठीक है। बी ट्री का कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, दिखा दूँ मैं तो आपको। बी ट्री कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कुछ हमारे वो होते हैं, क्या टर्म्स होती हैं, वो निकालते हैं कैसे। एवरी नोड हैज़ मैक्सिमम एम चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, बच्चे होते हैं। जैसे अभी हमने बाइनरी ट्री पढ़ा है ऐसे, तो बाइनरी ट्री का मतलब, बाइनरी से मतलब है कि दो उसके बच्चे होंगे, ठीक है, दो उसके चाइल्ड होंगे, पेरेंट के चाइल्ड दो होंगे, ठीक है, तो वो बाइनरी था। लेकिन बी ट्री में क्या होता है, बहुत सारे एक ही नोड के, एक ही पेरेंट के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। तो उस बच्चे को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एम से। एम मतलब ऑर्डर या चिल्ड्रन उसके, ठीक है। वेयर इज एम इज द ऑर्डर या चिल्ड्रन। जैसे कि ये था, इसके ऐसे था, ठीक है, बाइनरी में एक ये कोना पकड़ा, एक ये कोना पकड़ा, तो इसके दो चिल्ड्रन हो गए। लेकिन अब बाइनरी ट्री का, बी ट्री का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो अब इसके कितने नोड चिल्ड्रन हो सकते हैं, आप बताइए। ये एक ही था, तो इसके एक कोने से ये निकला, एक कोने से ये निकला, तो ये दो चिल्ड्रन बन गए। लेकिन यहाँ पे अब कितने कोने बन रहे हैं, एक कोना ये बन रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, तो इसके कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं। एक तो इससे मैं बना लूँगा, ठीक है, एक इससे बना लूँगा, ठीक है, एक इससे बना लूँगा, ठीक है, एक इससे बना लूँगा। तो ये हर एक कोने या इस पॉइंट से एक चिल्ड्रन बन रहा है, ठीक है। तो लेकिन बी ट्री में क्या होता है कि ये तो समझ गए, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इसी को एम कहा जाता है। एम मतलब ऑर्डर, ऑर्डर यानी चिल्ड्रन की संख्या कितनी होगी, तो ये हो गया एम। जो ये पॉइंट है ये एम हो गए, तो एम इसको कहा जाता है। तो मैक्सिमम एम चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम इतने एम चाइल्ड हो सकते हैं जो इस डब्बे के हैं। इसके मैक्सिमम कितने लड़के हो सकते हैं, एक, दो, तीन, चार। मैं कहूँ कि 5 करो इसमें, तो 5 को मैं कहाँ घुसेड़ूँगा, इधर से थोड़ी ना घुसेड़ूँगा, ठीक है, तो इधर से नहीं घुसेड़ सकते, नीचे से ही करेंगे। तो ये मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, 4, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4, ठीक है। और क्या हो सकता है, मिनिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, मिनिमम, मिनिमम जो होता है चिल्ड्रन की संख्या, तो वो क्या होती है, एम। मिनिमम जो चिल्ड्रन होती है वो कितनी होती है, सील वैल्यू ऑफ एम बाई 2 - 1। ये तो की का है, सॉरी, ये की का है। तो चिल्ड्रन कितने होते हैं, m/2 चिल्ड्रन होते हैं, बस m/2 चिल्ड्रन होते हैं। मैं दूसरी कॉपी में दिखा लेता हूँ, इसमें गलत लिखा हुआ थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए, ये m ऑर्डर हो गया, मतलब ये जितने इसके चिल्ड्रन बन रहे थे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम चिल्ड्रन थे। मिनिमम चिल्ड्रन कितने हो गए, m/2। इसका आधा करेंगे, सीलिंग वैल्यू मतलब कि सील मतलब ऊपर वाली वैल्यू, जैसे 3.5 है, तो 3.5 के ऊपर वाली वैल्यू कौन सी होगी, 4 होगी। तो ये सील वैल्यू होती है। और ये फ्लोर वैल्यू कौन सी होती है, ये 3, इधर 3 से छोटी वाली पूर्ण संख्या कौन सी है, 3 है। तो ये 3 फ्लोर वैल्यू होती है, सीलिंग वैल्यू 4 होगी, ठीक है इसकी। तो ये सीलिंग वैल्यू है m/2। यहाँ पे m यदि ऑर्डर 4 है, तो इसका 2 करेंगे, तो मिनिमम कितने इसमें बच्चे हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पे लगाऊंगा बच्चा, एक यहाँ पे लगाऊंगा, तो इसमें 2 बच्चे इसके आ सकते हैं। और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं इसके, 1, 2, 3, 4, 5 है। इसका तो 5 है, जो पिछला वाला लिया था वो उसके 4 थे, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम मैक्सिमम। और मैक्सिमम नोड हैज मैक्सिमम की कितनी होती, की मतलब जो इसमें हम लोग डेटा भरेंगे ना, किसी चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं इसको, किस लिए, इसमें जो 1, 2, 3 जो हमारे क्वेश्चन में दिया होगा वो डेटा भरेंगे, तो वो क्या होते हैं, की होती हैं। तो की कितनी होगी, अगर m ऑर्डर है तो की कितनी होंगी, m-1। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, इसके 4 बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर इसका m/4 है। अब इसमें कितने डब्बे हैं, कितने में हम लोग सामान रख सकते हैं, तो ये इसमें A B C मान लीजिए 3 सामान ही रखना है, तो ये कितने हो गए, की कितनी होंगी इसकी, मैक्सिमम 3 की होंगी। और मिनिमम कितनी की होंगी, कि मैं सोच लूँगा कि चलो इन दोनों को खाली छोड़ दूँगा, इसको एक ही भरा रहने दूँगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है, तो मिनिमम की का फॉर्मूला क्या है, m/2, सीलिंग वैल्यू ऑफ m/2 - 1। जैसे यहाँ पे अब एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू करके। मान लीजिए यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, मेरी m की वैल्यू है 6 है, m की वैल्यू, ठीक है।
तो मैक्सिमम चाइल्ड m बराबर 6 है। मैक्सिमम चाइल्ड कितने आ सकते हैं? 6। 6 चाइल्ड कैसे आएंगे? 1 2 3 4, यहाँ से एक आया, यहाँ से दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, तो इतने ये चाइल्ड इसके हो सकते हैं। अब मिनिमम चाइल्ड कितने होंगे? तो 6/2, 6/2 m/2 होंगे मिनिमम। तो 3 चाइल्ड मिनिमम होंगे, मतलब कम से कम तो 3 तो लगे ही होने चाहिए इसमें, ठीक है। मैक्सिमम की कितनी होंगी? इसमें 6 चिल्ड्रन है तो मैक्सिमम की कितनी होंगी? कितने एलिमेंट इसमें आ सकते हैं? 1 2 3 4 5, तो m-1 यानी 6 - 1 = 5। 5 कीस आ सकती हैं इसमें। और मिनिमम कितनी कीस आ सकती हैं? तो सीलिंग वैल्यू m/2 - 1, मतलब 6/2 - 1, तो 6/2 कितना होता है? 3 - 1 = 2 की आ सकती है। कम से कम इसमें 2 तो रहना ही चाहिए इन दोनों में, ठीक है। तो ये हर एक नोड के लिए अप्लाई होता है ये कंडीशन। जैसे ये मैंने तो एक एक ले लिया है यहाँ पे, पर ये नीचे भी मान लीजिए इसमें भी बहुत सारे होंगे, तो इसमें भी मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए। 2 तो इसकी होनी चाहिए इसमें, और इसमें एक एक समान होना ही चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी 2 मिनिमम होनी चाहिए। अब मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम m-1 5, तो इसके लिए मैक्सिमम इसके लिए भी 5 बन सकती है। मतलब यहाँ से जो चाइल्ड निकला उसके लिए भी 5 चीज़ें हो सकती है, 1 2 3 4 5, इसको ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये मैक्सिमम इसके लिए भी 5 हो सकती है, मिनिमम 2 हो सकती है हर एक नोड के लिए, ठीक है। एक और आता है टर्म डिग्री के हिसाब से कैलकुलेट करना। तो डिग्री टी की वैल्यू दी रहती है, टी यानी मिनिमम डिग्री। तो टी को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? एम, ये क्या होता है? m/2, इसका रिलेशन ये होता है, ठीक है। तो 2t बराबर m होता है। अगर कहीं मेरे को क्वेश्चन में देगा t = मान लेता हूँ मेरे को दे देगा, कह देगा कि t = 3 है, तो मिनिमम t मतलब अब मेरे को ये तो पता ही चल गया m की वैल्यू, तो m/2 चाहे मिनिमम चाइल्ड होते हैं, तो t की वैल्यू 3 मान लेते हैं। तो t की वैल्यू 3 है तो m/2 होगा, मतलब m/2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? m/2 3 हो जाएगा, ठीक है। इस t की वैल्यू क्या है? 3 है, और m/2 की वैल्यू भी 3 है। अगर यहाँ पे m था मैक्सिमम चाइल्ड, तो इसमें क्या करेंगे? m की वैल्यू निकालने के लिए इधर t जाएगा तो 2t हो जाएगा, तो 2t मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 3 6, तो m की वैल्यू 6 हो जाएगी। वही बात कह रहा है जैसे ये इसमें था, ठीक है। तो ये कहीं कहीं t के फॉर्म में भी दे देता है, ज़्यादातर आपको ये देगा, ठीक है। तो इजी ट्रिक क्या है इसको याद रखने की? तो ट्रिक इसकी याद रखने की कि आपको मैक्सिमम चाइल्ड याद रखना है, ठीक है। मैक्सिमम चाइल्ड याद रखना है m। अब मिनिमम चाइल्ड क्या करना है? इसी को डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। मैक्सिमम चाइल्ड के लिए ये हो गया। अब मैक्स की कैसे निकालना है? तो इन दोनों में से -1 कर देंगे, तो ये मैक्स की मतलब m-1 कर देंगे, मिन की मतलब m/2 - 1 कर देंगे। तो ये हो गया आपका मिन की का फॉर्मूला। सीलिंग वैल्यू लेना है, यदि कोई कहीं जैसे कि 7/2 करेंगे तो कैसे फंसेगा? फंस जाएगा ना। तो 2 3 6 होता है, तो 3.5 आ रहा है, तो सीलिंग वैल्यू क्या होगी? बड़ी वाली। तो यहाँ पे 4 लेके -1 कर देंगे, मतलब कि इसका वैल्यू 3.5 को हम 4 की तरह कंसीडर करके -1 कर देंगे, 3 आंसर ला देंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब इसमें आसान सा एक पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको मैं करवाऊँगा थोड़ा हार्ड सा, ठीक है। तो आसान वाला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, कंसीडर बिल्डिंग अ बी ट्री of degree 4 that is balanced 4-way tree where each node can hold 3 data value, have 4 branches. Suppose it need to contain the following values. मतलब ये इंसर्ट करना है क्वेश्चन में। इसका डिग्री कितना है? 4, ठीक है। ऑर्डर दिया, ऑर्डर 4 है, ये डिग्री नहीं ऑर्डर दिया होता है, ठीक है। ऑर्डर 4 है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर की टर्म में बात किया हमने, डिग्री को बाद में मैं बताऊँगा। तो ये डिग्री 4 दिया है, ठीक है। m = 4 दिया है, ये हो गया। मैक्सिमम नंबर मतलब मैक्सिमम चाइल्ड कितने होंगे? 4 होंगे। और मिनिमम चाइल्ड कितने होंगे? 4/2 होंगे, मतलब कि 2 होंगे इसके मिनिमम चाइल्ड। ये रहा मीन चाइल्ड। और मैक्स चाइल्ड कितने हो गए? मैक्स चाइल्ड = 4 हो गया। मीन की मैक्सिमम की कितनी होंगी? तो मैक्सिमम की जैसे ये 4 बच्चे हो गए इसके, 1 2 3 4, मतलब ये नहीं होगा। 4 बच्चे हो गए यहाँ से, 1 2 3 4, तो इसमें मैक्सिमम की कितनी होंगी? इसमें 1 2 3,
इसमें 3 वैल्यू रखी जा सकती है, ये 1 2 3 कुछ भी रख दूँ, मैं 3 रख सकता हूँ। तो ये मैक्सिमम की हो गई। मिनिमम की के लिए क्या बताया था मैंने कि माइनस उसमें क्या करना है, मिनिमम के लिए आपका m/2 में -1 करना है, मतलब कि जो मीन चाइल्ड का फॉर्मूला है उसमें -1 कर देना है बस। की वाले में आपको -1 करना है, और जो मतलब एक आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, मैक्स चाइल्ड का m है और मीन चाइल्ड का m/2 है। अब मैक्स की निकालना होगा तो -1 कर देंगे मैक्स वाले में से, अगर मीन की निकालना होगा तो -1 कर देंगे मीन चाइल्ड में से, ठीक है। तो इसके लिए हमारे लिए क्या क्या कंडीशन आ गई, इम्पोर्टेंट जो है m की वैल्यू 4 है, यानी मैक्सिमम की होंगी इसमें 4, और 2 मिनिमम की होगी, मिनिमम की, ठीक है। ओ सॉरी, मैक्सिमम चिल्ड्रन होंगे ना 4, और मिनिमम चिल्ड्रन 2 होंगे, ठीक है। मैक्सिमम की कितनी होगी, की मैक्सिमम कितनी होगी, 3 होगी, m-1 होता है, तो 4 - 1 3 हो गया। और ये क्या होगा, m/2 -1, तो ये कितने हो गए 1, m/2 4/2 2 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको लेना है ऐसे, इंसर्ट एक करना है तो एक को ले लिया मैंने ऐसे, फिर क्या करना है 2 करना है, 2 को मैं इसके आगे इंसर्ट कर दूँगा, वो सॉरी 2 नहीं करना, 5 करना था, क्वेश्चन में देख ले सकते हैं, यहाँ पर 5 करना था, 2 सॉरी 5 करना था, ये 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है 6 इंसर्ट करना है, 6 इंसर्ट कर दूँगा। अरे भैया ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो मैं पूरा ही कर दूँ सबको ही, हाँ ऐसे ऐसे मैं सबको जोड़ जोड़ के कर दूँ, नहीं, क्या करना था, हमने क्या पढ़ा था कि मैक्सिमम की कितनी होंगी, इसमें 3 होंगी, मतलब इसमें 1 2 3 मैक्सिमम की अब आ चुकी है। अगर मैं 2 इंसर्ट करने जाऊँ यहाँ पे, तो 2 इंसर्ट करूँगा तो ये रूल मेरा क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा, मतलब उसमें आ ही नहीं सकता, इसमें क्वेश्चन में दिया है कि इतने ही आ सकते हैं मैक्सिमम की। तो क्या करूँगा मैं, ये 2 को इंसर्ट यहाँ पे किया, तो मैं क्या करूँगा, इसको अब स्प्लिट करूँगा। कैसे स्प्लिट करूँगा कि मैं या तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ये 2 कहाँ आएगा, 1 2 इसके बाद आएगा, 1 के बाद 2 है, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, पर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा, तो ये 2 क्या होगा मेरा, 2 ऊपर जाएगा या तो फिर 5 ऊपर जाएगा, ठीक है। या तो 2 ऊपर लूँ या तो 5 ऊपर लूँ, तो मैं किसको ऊपर लूँगा, मेरी मर्ज़ी। मैं मान लेता हूँ इसको ले रहा हूँ, तो हर बार मुझे इधर ही से ऊपर लेना होगा। यदि मैं 5 को लेता हूँ तो हर साइड इधर ही से ऊपर लेना होगा। अभी समझ में नहीं आ रहा ना, चलिए मैं मान लेते हैं कि 2 को ऊपर लेता हूँ, 2 को मैं ऊपर लेता हूँ, तो मेरा यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कुछ, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 5 और 6। अब मेरा नेक्स्ट नंबर कौन सा इंसर्ट करने के लिए, यहाँ पे 8 है, तो मैं 8 को इंसर्ट करूँगा, कहाँ पे आएगा, 8 इधर आएगा, ठीक है। इसमें भी वही देखेंगे, छोटा इधर लगेगा, बड़ा इधर लगेगा, बीच वाला इधर लगेगा, ठीक है। तो 8 आ गया। अब मेरा क्या है, 11 लेना है, अब मैं 11 यहाँ पे लेता हूँ, फिर मेरा कंडीशन फॉलो ट्रू फॉल्स हो गई, क्योंकि की कितनी आनी चाहिए, मैक्सिमम 3 ही आनी चाहिए, यहाँ पे कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अब मैं किसको लूँगा, 6 को ऊपर ले जाऊँ या 8 को, तो मैंने पिछली बार इधर वाले को लिया था, ठीक है। मैंने इस साइड लेफ़्ट स्प्लिट किया था, उसको बोला जाता है लेफ़्ट स्प्लिट, लेफ़्ट बाई स्प्लिट, जब इधर से ऊपर लेते हैं तो, और जब इधर वाले टर्म को ऊपर लेते हैं तो उसको राइट बाई स्लिप्ट बोला जाता है, स्लिप्ट, ठीक है, स्प्लिट। तो अगर मेरे को हर बार क्वेश्चन में सेम ही स्प्लिट करना है, जैसे इसमें 2 को इधर लिया, मतलब लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट बाई स्प्लिट किया, तो अब मेरे को 6 ही लेना पड़ेगा, 8 नहीं ले सकता। तो मैं 6 को क्या करूँगा, ऊपर भेज दूँगा, तो मेरे ऐसे हो जाएगा कुछ, 2 6 1, इसके बीच में कौन सा आएगा, 5 आ जाएगा, 6 ऊपर गया था यहाँ से, ये ऊपर गया था यहाँ पे, और ये 8 और 11 इधर हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ये आंसर। फिर उसके बाद मेरे को क्या लेना है, क्वेश्चन में 13 दिखा रखा है, तो 13 सिंपली यहाँ पे ले लूँगा, फिर आएगा 18, 18 यहाँ पे अगर लूँगा तो फिर मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया, 3 ही होनी चाहिए मैक्सिमम की, तो मैं क्या करूँगा, इसको 11 को फिर ऊपर भेजूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 11, यहाँ पे 1 5, यहाँ पे 8, और यहाँ पे हो जाएगा 13 और ये 18, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट है 20, 20 ले लिया, फिर कितना है 7 है, 7 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 7 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 9 कहाँ पे आएगा, 9 मेरा
9 8 से बड़ा है और ये 11 से छोटा है, तो यहीं पे आएगा 9 आ गया, ठीक है। लेकिन ये अब मेरा कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी 3 आ सकते हैं, तो इसमें भी 3 आ गया, इसमें भी 3 आ गया, इसमें भी 3 आ गया। मैक्सिमम की कितनी थी हमारी, मैक्स की कितनी थी, 3 थी, क्योंकि ऑर्डर हमारा 4 का था। m-1 मैक्स की होती है, m-1। अब मीन की कितनी होती है, मीन की कितनी थी, m/2 -1, तो m/2 यानी 2 - 1 1 हो जाता। तो मिनिमम 1 की होनी चाहिए हर नोड में। अगर यहाँ पे 1 भी नहीं होती तो ये गलत होता, पर मिनिमम 1 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा लफड़ा इधर नहीं है, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट देखते हैं। यहाँ पे मुझे क्या दिया था, टी की टर्म में दिया था, टी इक्वल टू 3 दिया था। तो टी हमने पढ़ा था, टी की जगह 2t इक्वल टू m होता है। तो m का मतलब 2t बराबर थी, तो t बराबर 3 था, तो m मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, मैक्स ऑर्डर कितना हो जाएगा m, तो 2 3 6 इसका ऑर्डर हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम चिल्ड्रन 6 हो जाएंगे। अब मीन चिल्ड्रन कितना होगा, मीन चिल्ड्रन कितना हो जाएगा, m का वैल्यू अब पता चल गया, तो m/2 कर देंगे, ठीक है। m/2 कर देंगे तो मीन चिल्ड्रन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब यही हमें टी ही हमें दिया था 3, मीन चिल्ड्रन ही दिया था 3, और टी की टर्म में हमने निकाल दिया, ये m/2 निकाल दिया, तो ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब कि जैसे टी दिया है तो 2t की वैल्यू m है, अब मुझे सिर्फ t की वैल्यू निकालनी है, तो m/2 कर दूंगा, और m/2 हमारी कौन सी वैल्यू थी, मीन चिल्ड्रन की वैल्यू थी, ठीक है। तो मीन चिल्ड्रन की वैल्यू 3 दी है। अब मैक्स चिल्ड्रन कितने होंगे, 2t हो जाएगा, मतलब कि ये m होगा सिंपली, तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा। ऐसे ही मैक्स की निकालनी है, मिन की निकालनी है, हमने 5 और 2। अब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे f इंसर्ट किया, फिर f यहाँ पे हो गया इंसर्ट, फिर q इंसर्ट किया, q यहाँ पे आ गया इसके आगे, मतलब हर एक स्टेप में आपको ये करके दिखाना है। जैसे कि f इंसर्ट किया, f आ गया, फिर क्या मुझे इंसर्ट करना है, s इंसर्ट करना है, तो f के बाद ये s आता है, फिर s के बाद q आता है, फिर q के पहले k आता है, तो f यहाँ पे f k s q, ठीक है। अब ये कितना था, मैक्सिमम 5 की थी, तो एक और अभी आ सकती है यहाँ पे। तो q के बाद क्या है, k है, k आ गया, c है, तो c f से छोटा है, तो c इधर आएगा। अब क्या आएगा, l, तो ये क्या हो जाएगा, c f j k l, k के बाद l आएगा, फिर s आएगा, फिर q आएगा। पर यहाँ पे अब 6 हो गई, इसमें की कितनी हो गई, 6 हो गई। हमें कितनी चाहिए थी, कितनी अलाउड थी हमारे में, 5 ही मैक्सिमम की अलाउड है इसमें, ठीक है। तो ये फॉलो कंडीशन नहीं कह रहा है, तो हम के को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे, इस के को ऊपर भेज दिया। आप कहोगे इन दोनों में से कोई सा भी ऊपर जा सकता है, तो मैं ज़्यादा प्रेफर इधर वाले को कर रहा हूँ, हर बार इधर ही वाले को मैं लेके चलता हूँ, मेरे को आसान लगता है, तो मैं इधर वाले को ऊपर भेज दूँगा, ठीक है। ये ऊपर हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, LSQ। अब नए डाटा इंसर्ट करेंगे। अब क्या याद रखना है कि मैक्सिमम की प्रॉपर्टी हमारी फॉलो हो, हर बार मैक्सिमम 5 ही की होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे HTW हम इंसर्ट करेंगे इसमें, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये S कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये S ऊपर आ गया, और ये सारा कुछ इंसर्ट हो गया। फिर MNPR इंसर्ट करेंगे, तो ये कुछ इसके पास आएंगे, इसी में, तो ये हो गया ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। अब मेरा n इसमें 6 हो जाएगा, फिर n क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, n कहाँ ऊपर जाएगा, इसमें बीच में जाएगा ये, तो n ऊपर गया, और ये हो गया हमारा, ये बन गया, ठीक है। फिर इंसर्ट करेंगे ABXYDZ, ठीक है। तो ये मैंने मतलब मैं कर देखा हूँ, फिर उसके बाद मैं इंसर्ट कर हूँ। जैसे यहाँ तक पहले ये किया, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। फिर ये किया, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर ये किया, यहाँ पे ये आ गया x, तो ये ऐसे मैं करके देखा हूँ, फिर मैंने ये इंसर्ट किया है, ठीक है। फिर लास्ट में मेरा ये देखूँगा कि सी इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ये दिक्कत में आ रहा है, मतलब सी नहीं, डी इंसर्ट किया, यहाँ पे डी एक्स्ट्रा था लास्ट में, तो ये सी वाले को ऊपर करूँगा, इधर वाले में डब्ल्यू एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इधर ऊपर इसको कर दूँगा, तो अब ऊपर वाले में भी 5 हो जाएंगी, और इसमें 5, और इन सब में कम हो जाएगा, ठीक है।
फिर GI ऐड किया तो ई कहीं यहाँ पे आ गया, जी इसके बीच में आएगा, एच यहाँ पे आएगा, तो फिर ये कितनी हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 फिर हो गई। तो फिर यहाँ से कोई ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा तो ठीक तो है, ऊपर तो चला गया, पर अब यहाँ पे भी 6 हो जाएंगी, पर कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम की 5 ही होनी चाहिए, पर 6 हो गई। तो अब मेरा ये देख सकते हैं एफ़ मैंने ऊपर किया तो यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गई। 6 कैसे हो गई, ये एफ़ यहाँ से यहाँ पे जाएगा, सी के बाद आएगा, के पहले आएगा, क्योंकि सी से बड़ा है के से छोटा है, तो ये एफ़ यहाँ पे आ गया। ये नीचे आपको लिख सकते हैं ऐसे ही, मैंने ये उतार दिया है, यही आएंगे नीचे। फिर ये के भी क्या है, अब इसमें 6 हो गई, अब के को मैं ऊपर भेज दूँगा, ठीक है, के को और ऊपर भेज दिया। अब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारा बन गया। फाइनल आंसर ये यही होगा हमारा, ठीक है, समझ में आया ना। मैक्सिमम की वैल्यू हरदम चेक करनी है कि मैक्सिमम से ज़्यादा ना आ पाए, तो मैक्सिमम से ज़्यादा आएगा तो स्प्लिट करके उसको ऊपर भेज देंगे तोड़ के, और उसका नोड बना देंगे, चाइल्ड बना देंगे। तो ये होता है हमारा बी ट्री यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनोमियल हीप। तो बाइनोमियल हीप को अब हम लोग कर लेते हैं। तो बाइनोमियल हीप होता क्या है, बाइनोमियल हीप इज़ अ कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्री ऑफ विच सेटिस्फाई हीप प्रॉपर्टीज। मीन हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, ठीक है, बाइनोमियल हीप। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, बाइनोमियल हीप इज अ कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्री। हमारे सिलेबस में बाइनोमियल हीप है, पर वो किससे मिलके बन रहा है, बाइनोमियल ट्री से मिलके बना हुआ है, ठीक है, उनका कलेक्शन कर देंगे तो बाइनोमियल हीप बन जाएगा। तो अब हमें क्या पढ़ना है, बाइनोमियल ट्री पहले पढ़ना पड़ेगा कि क्या है बाइनोमियल ट्री। तो बाइनोमियल ट्री B0 कंसिस्ट सिंगल नोड, जैसे कि B0 है ये, ठीक है, B0 अभी समझिएगा, B0 है बाइनोमियल ऑफ B0, तो इसको एक सिंगल नोड से मैं डिफाइन कर दूंगा। B1 क्या होगा, अगर दो 0 0 को मैं मिला के बना दूं तो क्या हो जाएगा, जैसे कि B0 सिंगल नोड होता है, ये सिंगल नोड होता है। अगर दो में B0 प्लस B0 कर दूं, ये दो को ऐसे जोड़ दूं ऐसे लंबे में, तो ये क्या हो जाएगा B1 हो जाएगा। अब मैं ये दो, ये B1 हो गया, ठीक है। अब मैं B2 बनाना चाहता हूँ, तो B2 में क्या करूँगा, B1 प्लस B1 करूँगा, दो B1 को जोड़ दूँगा तो मेरा B2 बन जाएगा। तो B1 ऐसा और इसको यहाँ पे ऐसा, तो ये क्या बन गया मेरा B1 बन गया, B2 बन गया, ठीक है। अब B3 में जोड़ना चाहता हूँ, तो B3 में क्या करूँगा, B3 में एक कम के दो ले लूँगा, तो B3 से एक कम कितना होता है, B2 होता है। तो B2 प्लस B2 मतलब B2 ये वाला था, और एक और B2 ले लूँगा यहाँ पे, तो एक और ऐसा हो जाएगा B2, ऐसा ऐसा, तो ये इसको इससे जोड़ दूँगा तो ये मेरा क्या बन गया, B3 बन गया। तो ये ऐसा ही होता है मेरा कुछ बाइनोमियल ट्रीज, ठीक है। ये B0 सिंगल है, अगर दो B0 को अरेंज कर दूँ ऐसे ऊपर नीचे तो ये B1 हो गया। अगर दो B1 को जोड़ दूँ तो ये B2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये सोचोगे कि सर ऐसे ये नीचे क्यों जोड़ने, क्यों नहीं ऐसे जोड़ दे रहे हैं, ये B1 ये तो B1 है मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसे क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, नहीं, ये अभी मैं प्रॉपर्टी इसकी बताऊंगा कि ये ऐसे ही क्यों जुड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे देन ऐसे ऐसे ही क्यों जुड़ रहे हैं। अगर नया इंसर्ट करना है तो ये ऐसे 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 ही क्यों जुड़ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा अभी। तो इसको अब हम लोग देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल ट्री, ठीक है। बाइनोमियल ट्री की प्रॉपर्टी देख लेंगे क्या, जैसे ये मैंने बताया था आपको कि दो मिल के बन रहा है, वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बाइनोमियल ट्री बी के कंसिस्ट टू बाइनोमियल ट्री बी के -1, मतलब एक कम उससे, जैसे बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ये B0 से मिलके बना होगा, तो B0 ये था, ऐसे ही दो को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा B1 बन जाएगा। यहाँ पे B अगर 3 रखता हूँ तो ये B3 -1 3 -1 यानी B2 B2 से मिलके बना होगा, जैसे कि ये है, ठीक है। B2 ये हो गया ना B3, यहाँ पे B के की बराबर 3 रखेंगे तो ये B3 जो होगा वो कितने से बनेगा, BK-1 यानी 3 -1 यानी B2 प्लस B2 के 2 से मिलके बना होगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल ट्री। अब प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं बाइनोमियल ट्री की क्या होती है।
तो देयर आर 2 के पावर k नोड, मतलब नोड कितने होते हैं। नोड क्या बोला जाता है, ये जो है ये नोड है, जैसे ये भी नोड है, ये सारे नोड हैं। तो देयर आर 2 के पावर k नोड होते हैं। जैसे हमें B4 बनाना है, B3 बनाना है, छोटा एग्जांपल लेता हूँ, चलिए और छोटा ले लेता हूँ, B2 ले लेता हूँ। तो ये B1, ये B1, ये क्या हो गया, B2 है मेरा, ठीक है। B2 ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, देयर आर 2 के पावर k नोड, इसमें 2 के पावर k नोड होंगे, 2 के पावर k नोड। B2, इसको बी के हरदम याद रखना, ये के बी के लिखा जाता है, के की वैल्यू ये नीचे हो जाएगी। तो के बराबर 2 है यहाँ पे, तो के बराबर 2 है, तो मतलब ये नोड कितने होंगे, 2 के पावर के नोड हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी यही कह रही है कि 2 के पावर के नोड है, मतलब इस नोड की संख्या कितनी होगी, 2 के पावर के की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 पे पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे 4, मतलब B2 में 4 नोड है। क्या सही है कंडीशन, 1 2 3 4, और हाँ ये तो सही है, मतलब 4 ही है। अब B3 हम बना लेते हैं, जैसे सपोज करता हूँ मैं यहाँ पे B3 बना लिया, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब B3 में कितने नोड होंगे, बी के बराबर B3, तो बी के पावर 2 के पावर के नोड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 2 के पावर 3 हो जाएगी, तो दूना 4 दूना 8, यानी 2 गुने 2 गुने 2 इक्वल टू 8। तो 8 मेरी क्या हो जाएंगी, नोड हो जाएंगी B3 में। B3 में कितनी नोड हो जाएंगी, 8। ये B3 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या 8 नोड है, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ यहाँ पे तो 8 नोड है। तो पहली प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर कोई के मतलब बी के नोड है, उसमें कितने नोड की संख्या होगी, 2 के पावर के नोड की संख्या होगी, ठीक है। अगर B4 होता तो के बराबर कितना होता, 4 होता, तो 2 के पावर 4 यानी 16 नोड होते हैं। ये रहा 16 नोड हैं, ये B4 का स्ट्रक्चर बना हुआ है, 2 B3 और B3 से जोड़ के बना हुआ है B4 का स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक, मतलब 16 ही हो रहे हैं, गिन लेना, 4 4 8 4 3 12 4 चौके 16। पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द हाइट ऑफ ट्री इज के, हाइट जो होगी ट्री की वो के होगी, के मतलब B4, यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 4 है, तो इसकी हाइट कितनी होगी, 4 होगी। कैसे गिनना है हाइट, सबसे पहले वाले नोड को 0 लेना है, फिर उससे नेक्स्ट लेवल को 1 लेना है, फिर उससे नेक्स्ट लेवल को 2 लेना है, फिर 3, फिर ये लास्ट वाले लेवल को 4 लेना है। मतलब ये हाइट हो गई, ये कितनी होगी, के होगी, हाइट जो है 4 होगी। जैसे BK की हाइट कितनी होगी, के बराबर 4 है, तो BK की हाइट 4 हो गई, ठीक है। और ये डिग्री में भी टर्म्स में पूछ लिया जाता है, इसको B4 बोला ही जाएगा डिग्री में, जब बाद में निकाला जाएगा तो ये B4 डिग्री हो जाएगी, B4, ठीक है। अब क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, देयर एग्जैक्टली KCI नोड एट डेप्थ। अब मेरे को मान लीजिए कि इस डेप्थ पे, मतलब इस गहराई पे, इसके इस लेयर में मुझे नोड की वैल्यू फाइंड करनी, कितने नोड हैं इस लेवल पे, ठीक है। तो क्या होता है ये KCI, वो NCR NPR का फॉर्मूला सुना है ना, वो होता है NCR निकालते हैं जो, ठीक है। NCR मतलब कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाला। तो जैसे कि मैं दूसरे डेप्थ पे मैं निकालता हूँ, डेप्थ 2 पे कितने नोड हैं B4 में, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो B4 में डेप्थ 2 पे कितने, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आंसर आना चाहिए मेरा। तो ये कैसे निकालूँ, KCI की हेल्प से निकालूँगा। तो KCI को कर लेते हैं सॉल्व। KCI का फॉर्मूला क्या होता है, KCI NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल R इंटू N-R होता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू यहाँ पे कितनी है B4 में, के की B4 यानी के की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 4 ऊपर, R कितना है, आप लोग बताइए मुझे, R कैसे लूँगा, R यानी I, ये KCI था ना,
आई मतलब कितनी डेप्थ में है, मुझे कितनी डेप्थ में पता करना है, दूसरे डेप्थ में, इस गहराई पे मुझे पता करना है। तो के ये हो जाएगा, आर की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे 4 माइनस 2 करेंगे, 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 होगा। तो ये 2 का फैक्टोरियल, ये 4 का फैक्टोरियल, मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और ये कितना होगा, 2 गुणे 1 और 2 गुणे 1। तो ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 2 से 2 कट गए, तो 3 दूना 6। नोट कितने आ गए B4 के लिए, B4 के लिए 6 नोट आ गए। किस लेवल पे, I बराबर 2 पे, मतलब 8 डेप्थ इतनी पे, I बराबर 2 डेप्थ पे, इस डेप्थ पे मेरे 6 नोड हैं, ठीक है। तो यही ये तीसरी प्रॉपर्टी कि देयर आर एग्जैक्टली KCI नोड होते हैं, 8 डेप्थ I बराबर इतना, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लेते हैं कि मैं डेप्थ 4 पे पता करना चाहता हूँ, तो 4 पे, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल हो जाएगा बटे में 4, I बराबर भी 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट गया। अब 4 माइनस 4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का 1 ही हो जाएगा, तो 1 नोड आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। ये होता है हमारा तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, द रूट हैज़ डिग्री के, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन अनदर रूट। जो सबसे ऊपर वाला के होगा उसकी डिग्री कैसे पता कर दी जाती है, ये 4 है ना, B4 है, तो इसकी डिग्री 4 है, मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है। जितनी नीचे से लेते हैं, जैसे इसकी डिग्री कितनी है, तो 0 1 2, इसकी डिग्री 2 है, मतलब B2, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है, 0 1, इसकी डिग्री 1 है, तो यही होता है डिग्री। तो इसमें क्या कह रहा है, द रूट हैज़ डिग्री के, मतलब जो सबसे रूट है ऊपर वाला वो सबसे बड़ी डिग्री रखता है दूसरे नोडों से, ठीक है। तो उसके द चिल्ड्रन ऑफ द रूट आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ देखना है और उसके बच्चों को देखना है। ये रूट नोड है, इसके बच्चे कौन कौन से हो गए, इसके कौन कौन से बच्चे होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ठीक है। ये चारों इसके बच्चे हैं। ये सब नहीं है, क्यों, ये सब तो इसके मतलब पोते पोतियाँ हैं ना, तो बच्चे देखना है, अभी चाइल्ड देखना है, तो ये चार हो गए। तो ये क्या करेगा, ये यही कह रहा है कि लेफ़्ट टू राइट जो है वो चिल्ड्रन क्या करेंगे, K-1 रखेंगे, K-2 रखेंगे, ऐसे ही K-3 रखेंगे, 0 रखेंगे। तो K- समझ में नहीं आया क्या बोला है। तो ये जो कहने का मतलब है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट चाइल्ड इसका ये है, ठीक है। सेकंड चाइल्ड ये है, थर्ड चाइल्ड ये है, फोर्थ चाइल्ड ये है। तो ये जो पहला चाइल्ड है इसका, ये किसका कितना क्या रखेगा, तो ये कह रहा है K-1, मतलब ये 4 था ये, तो K की वैल्यू 4 थी, तो 4-1 रखेगा, तो ये 3, मतलब ये B3 रखेगा। ये जो है ये वैल्यू है B3, सॉरी आपको कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है, मैं क्या बता रहा था कि ये B4 है, ठीक है, B4 है। तो ये क्या रखेगा, इधर वाला पहला नोड जो है वो K-1 रखेगा, जो यहाँ पे K-1 दिया है वो पहला नोड रखेगा। तो K-1 कितना हो जाएगा, B4, K की वैल्यू 4 थी, तो 4-1 इक्वल टू 3, मतलब ये जो होगी वैल्यू, ये फर्स्ट नोड B3 की वैल्यू रखेगा। ये B3 है इसके लिए डिग्री, ठीक है, तो ये B3 रखेगा। जो सेकंड नोड होगा वो कितना रखेगा, K-2, इधर से चलना है आपको, ये K-1 रखेगा, ये K-1 रखेगा, ये K-2 रखेगा, ये K-3 रखेगा, ये K-4 रखेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये K-3, K-2, K-3, K-4, ऐसे ही और चाइल्ड होते तो वो चलते जाते, जैसे यहाँ पे मैंने बताया। ये कितना रख रहा है, K-1, तो B4 है ये पूरा, ठीक है। अब B4 में K-1 किया, मतलब 4-1 3, तो ये जो पहला इसका चाइल्ड है, इसका चाइल्ड पहला वो B3 को कंटेन कर रहा है, जो दूसरा चाइल्ड है वो B2 को कंटेन कर रहा है, देख सकते हैं ये B2 की वैल्यू है। जो तीसरा चाइल्ड है वो किसको कंटेन कर रहा है, B1 को, मतलब K-1 चलाना है, फिर K-2, फिर K-3, फिर K-4, K-5, K-6, 0 तक ले जाना, जब तक कि वो एंड ना हो जाए। जैसे यहाँ पे 5 होता तो इतने बड़े बड़े एक और आ जाता, ये 4 है और एक और आता 4, तो वो मिलकर 5 हो जाता। तो वैसे ही मतलब वो रखते हैं, ठीक है। पहला चाइल्ड उसका ये रखेगा K-1, दूसरा चाइल्ड K-2, तीसरा K-3, वैसे ही लास्ट वाला K-4। तो K-4 वाला मतलब 4-4 इक्वल टू 0,
तो ये क्या है, B0 है, ये B0 है, ये B1 है, ये B2 है, ये B3। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी। इम्पॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है, आप लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पीछे बता दिया, एक बार ये अपने आप नोट्स देखेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी, जो पीछे लिखी थी वही प्रॉपर्टी है, वो सेटिस्फाई करके मैंने दिखा दी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बाइनोमियल हीप की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा ये कोने में एक टॉपिक है छोटा सा, जैसे मेरे पास नोड दिया है 9, मतलब नोड मतलब ये नोड होते हैं ना, ये जो ये नोड है, तो ये नोड 9 दिया है। तो मुझे इसमें ये पता करना है कि कितने कितने मतलब कितने कितने डिग्री के कौन कौन से बाइनोमियल ट्री होंगे। ठीक है, तो ये 9 को वो कैसे लिखेंगे बाइनरी में, बाइनरी में लिखने के लिए ऐसे होता है 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। ठीक है, तो ऐसे होता है कुछ बाइनरी फॉर्मेट। इसको अगर मैं यहाँ पे 0 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। 2 के पावर 0 करेंगे तो 1 आएगी कैलकुलेटर, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगी, 2 की पावर 3 करेंगे तो 4 आएगी, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगी, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगी वैल्यू। तो बाइनरी में 9 को लिखना होगा तो मुझे कैसे लिखूँगा, ये कितना है 8 आएगी, इसकी वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 के पावर कुछ नहीं समझ में आया, चलिए समझा देता हूँ। 2 की वैल्यू 0, जहाँ जहाँ एक है उसी को काउंट करना है। 2 यहाँ पे 1 है तो इसको गिनेंगे, 2 की पावर 0 कितनी होती है 1 होती है, तो ये 1 हो गई वैल्यू। और ये 2 की पावर 1 यहाँ पे 0 है तो इसको नहीं काउंट करेंगे, यहाँ पे भी 0 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, 2 की पावर 2 को, यहाँ पे 1 है तो मतलब 2 की पावर 3 कितनी होती है 8 होती है, तो 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसी तरीके से बाइनरी में लिखा जाता है। ठीक है, अगर मेरे को मान लीजिए 8 लिखना है बाइनरी में, तो सिंपली मैं ये करूँगा, इन सबको 0 कर दूँगा, क्योंकि ये अकेला ही 2 की पावर 3 करूँगा तो 8 आएगा। मान लीजिए मुझे 3 लिखना है बाइनरी में, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 की पावर 1 प्लस ये, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 1 1। कैसे 2 की पावर 0 किया तो मैंने 1 पाया, 1 यहाँ से मिल गया, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 दूना 4, 2 2 की पावर 1 होती है ना यहाँ पे 2 की पावर 1, तो 2 एकम 2, 2 1 3 हो गए। ठीक है, अगर मेरे को इसी में 5 चाहिए होता तो क्या करता, मैं यहाँ पे 1 रख लेता, यहाँ पे 1 रखता, और ये यहाँ पे 1 रखता, तो 5 की वैल्यू क्या होती है 0 1 0 1। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा हट के बता दिया, तो ये हो गया। ठीक है, बाइनरी में अब मेरा क्या है, ये 9 को मैंने लिख लिया। ठीक है, अब इधर से मैं स्टार्ट करूँगा 0 से, B0 B1 B2 B3। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 1 है उसको मैं लूँगा, मतलब B0 का एक इसमें नोड होगा और एक क्या होगा B3 का नोड होगा, मतलब यहाँ पे 3 हो गया, ये 2 पे पावर 3 था ना, तो ये 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 है, बाइनरी में सबसे पहले लिखा, फिर जहाँ जहाँ 1 है इधर से मुझे स्टार्ट करना है B0 B1 B2 B3, और आगे तक जाता तो लिखता जाता, तो मतलब B0 का एक होगा और B3 का एक होगा, दोनों का एक एक मेरे पास बाइनोमियल ट्री आएंगे। तो ये B0 वाला है एक, और ये B3 वाला है, देख सकते 0 1 2 3 हो गया ना। तो ये हो गया, मतलब ऐसे नोड दिया हो 9, तो उसका बाइनरी निकालो और फिर पता कर लो कि कौन कौन से ट्री के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो ये B0 एक बन रहा है और फिर यहाँ पे B3 बन रहा है, तो B3 से हो गया। अब बाइनोमियल हीप की प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो बाइनोमियल हीप की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसी प्रॉपर्टी पे पूरा आगे का क्वेश्चन आएगा, और एक ये आता है एक्सप्लेन राइट एन एल्गोरिथम फॉर यूनियन ऑफ टू बाइनोमियल्स। ठीक है, तो बाइनोमियल हीप की प्रॉपर्टी क्या है, ईच बाइनोमियल हीप ओबे मीन हीप, मीन हीप की प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। मीन हीप का मतलब क्या होता है कि मतलब जो ये नोड होगा, नोड वाला रूट नोड होगा, जैसे ये 5 है तो ये क्या होगा मीन हीप होगा। मीन हीप मतलब ये 6 होगा, इधर वाला 10 होगा, मतलब कि ये छोटा होगा पेरेंट से। मीन हीप मतलब रूट जो है छोटा होगा, तो ये मीन हीप की प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। 2 है यहाँ पे 1 आ सकता है, नहीं आ सकता, 1 आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मैक्स हीप हो जाएगा, मतलब मीन हीप नहीं रह जाएगा।
रूट क्या होना चाहिए मीन हीप में, छोटा रहना चाहिए। जो हमने पिछले वाले देखे हैं अभी, तो बाइनरी ट्री या बी ट्री में बड़ा होना चाहिए था रूट, पर इसमें क्या होना चाहिए मीन हीप, मतलब कि छोटा होना चाहिए। जैसे ये एक नहीं होगा, यहाँ पे 3 होता तो चल जाता, और इधर कुछ भी हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर मान लीजिए यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये बड़ा हो ये छोटा हो, कोई भी इधर उधर कुछ भी चलेगा। बस ये रूट जो है, मतलब उसका बाप जो है दोनों बेटों का या तीनों बेटों का या जितने भी है, बाप जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, और जो बेटे होने चाहिए उसके बड़े होने चाहिए। जैसे कि 1 2 5 4 यहाँ पे आएगा नहीं, इससे छोटा हो रहा है ये, नहीं तो नहीं आएगा, तो ये 6 कर दो यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 कर दिया मैंने, यहाँ पे 6 कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये इससे बड़ा छोटा कुछ भी हो, बस ये वाले छोटे होने चाहिए। इन दोनों से छोटा ये है, इससे छोटा ये है, हाँ। तो ये है मीन हीप की प्रॉपर्टी, मीन हीप इसी को कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी बाइनोमियल हीप की प्रॉपर्टी क्या है, नो टू बाइनोमियल ट्रीज, दो बाइनोमियल ट्री क्या करना चाहिए, सेम डिग्री नहीं रखनी चाहिए। डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिग्री जैसे इसकी डिग्री क्या है मुझे कैसे पता करेगा, 0 1 2 3, मतलब नीचे वाली लेवल 0 से स्टार्ट करके मैं ऊपर वाले तक पहुंच जाऊंगा तो उसकी डिग्री उतनी हो जाएगी। तो ये भी 3 है और इसकी डिग्री भी 3 हो गई, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है, नीचे वाले लेवल से पहुंच स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इसकी डिग्री 4 हो गई, यानी B4 हो गई। तो ये हो गई डिग्री का। अब क्या करना है, यूनियन करना है। यूनियन में मतलब दो बाइनोमियल ट्री, बाइनोमियल हीप दिए होंगे। बाइनोमियल हीप किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्रीज। जो ऐसे ये बाइनोमियल ट्रीज हैं तो इसके बहुत सारे कलेक्शन, जैसे ये था, मैंने एक क्वेश्चन बनाया, मतलब ये लिया है, तो ये एक बाइनोमियल ट्री, ये है B0 का डिग्री का, और ये 3 डिग्री का एक बाइनोमियल वो है ट्री है। तो इनके जो कलेक्शन है, मतलब कॉम्बिनेशन है, इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल हीप कहेंगे। तो इसमें क्या करना है, दो बाइनोमियल ट्री, जैसे ये बाइनोमियल हीप है ना, अब इसमें दो ऐसे बाइनोमियल, जैसे एक और ले लेता हूँ यहाँ पे नोड, तो ऐसे दो नोड नहीं होने चाहिए B0, जैसे इसका भी डिग्री 0 है और इसका भी 0 है, तो ये जो है ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हर एक डिग्री यूनिक होनी चाहिए बाइनोमियल हीप में, ठीक है। तो ये नहीं होगा, इसको मैं नीचे यहाँ पे जोड़ के कर दूंगा अगर ऐसा कुछ कंडीशन आएगा तो, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है, मतलब कि यही है इसकी कंडीशन, यूनिक डिग्री होना चाहिए। नो टू बाइनोमियल ट्रीज हैव सेम डिग्री, मतलब जो बाइनोमियल हीप है पूरा, इसमें दो ये छोटे छोटे बाइनोमियल ट्री हैं, ये एक ट्री है, एक ये ट्री था, एक ये था, तो ये इन दोनों का और डिग्री सेम नहीं होना चाहिए, ये गलत था, ये 0 होता है, ये भी 0 है, तो ये कंबाइन कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं एल्गोरिदम। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे ही लेके आके आपको एल्गोरिदम डिफाइन करता हूँ, ठीक है। ये है पहला बाइनोमियल ट्री, ये है दूसरा मेरा बाइनोमियल ट्री, नहीं बाइनोमियल ट्री तो ये है, ये है, ये है, इसका कॉम्बिनेशन बनाया तो क्या बन गया, बाइनोमियल हीप बन गया। अब बाइनोमियल हीप एक ये है, एक ये है, तो अब मेरे को क्या करना है, बाइनोमियल हीप में मेरे को इन दोनों का यूनियन करना है। तो यूनियन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, यूनियन से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इसका एल्गोरिदम पूछा है, देखिए 20 21 22 23 में पूछ रखा है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट अ न्यू हीप, क्रिएट हेड करना है, सबसे पहले क्रिएट हेड किया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, मर्ज रूट लिस्ट ऑफ H1 एंड H2 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री बढ़ते हुए क्रम में H1 H2 को मिला के दोनों को लिख लेना है। कैसे हमने लिखा मिला के, जैसे कि ये था, ये B0 है, यहाँ पे भी B0 है, तो ये B0 इसका ये आ गया, फिर ये B1 नहीं आएगा, इसका B0 आएगा, ठीक है। फिर ये B1 है डिग्री, तो ये B1 आ गया, फिर इसमें देखेंगे B1 है, हाँ इसमें B1 है तो B1 आ गया, फिर B2 आएगा, B2 आ गया, फिर इधर देखेंगे B2 है, B2 नहीं है पर B4 है, तो यहाँ पे B4 आ जाएगा, मतलब ये बढ़ते क्रम में लिख लिया, B0 0 1 1 2 4, ये लिख लिया, ठीक है। ये मेरा हो गया। ऐसे अब दूसरा स्टेप ये मेरा कह रहा था, मर्ज रूट लिस्ट को मर्ज कर देना, ये रूट हो गए ना, ये सारे जो हो गए ये रूट नोड हो गए, ये ऊपर वाले
ये रूट नोड हो गए और ये चाइल्ड इनके नीचे वाले हैं, तो इनको मर्ज कर लिया हमने। अब कंबाइन ट्री ऑफ सेम डिग्री, अब क्या करना है, मुझे कंबाइन करना है, दो सेम डिग्री को कंबाइन करना है, इसका डिग्री 0 है, इसका भी 0 है। तो ये मीन हीप की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही है, मतलब यूनिक नहीं है। मीन हीप की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये मीन हीप का मतलब ये बाइनोमियल हीप क्या कहता है, मीन हीप की प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए और यूनिक डिग्री होनी चाहिए दो ट्री की उसमें, ठीक है। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये 0 0 2 है, तो ये गलत है। तो अब मैं क्या करूँगा, कुछ कंडीशन या केस देखते हैं, तो उस केस की हेल्प से मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगा। सबसे पहले अब मेरे को क्या समझना है, इसको मैं x मान लूँगा, ठीक है। इसको क्या मानूंगा, x के आगे वाला नेक्स्ट x, इसको क्या मान लिया मैंने, नेक्स्ट x मान लिया। अब इसको क्या मानूंगा, ये x है, ये नेक्स्ट x है, ये सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट x है, मतलब सिबलिंग मतलब भाई है, नेक्स्ट x का भाई इसको मान लेंगे सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट x, ठीक है। अगर इसके कोई पीछे होता तो उसको क्या मानते, प्रीवियस x मानते, ठीक है। तो वो लास्ट में देखेंगे। अभी x नेक्स्ट x और सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट x, इतना चलन दो, ठीक है। अब मैं देखूंगा नेक्स्ट x और नेक्स्ट x क्या है, x और नेक्स्ट x यदि बराबर हो तो, यदि बराबर ना हो, कंडीशन क्या है, इफ़ डिग्री ऑफ x और नेक्स्ट x बराबर नहीं है तो देन मूव पॉइंटर अहेड। अगर ये बराबर नहीं होते, डिग्री ऑफ यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 होती, तो मैं आगे बढ़ा देता और इसको अब x मान लेता, इसको नेक्स्ट x मान लेता। पर यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर हैं, मतलब कि ये x और डिग्री ऑफ नेक्स्ट x बराबर, ये वाली कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है, ये फॉलो हो रही है। डिग्री ऑफ x और नेक्स्ट x बराबर है, तो हम क्या चेक करेंगे, अब इन दोनों का बराबर हो गया, ठीक है, इन दोनों का मेरा बराबर हो गया। तो अब नेक्स्ट वाले को चेक करेंगे, सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट x, यदि वो भी बराबर है, क्या है, अगर वो भी बराबर है, जैसे डिग्री ऑफ x नेक्स्ट x एंड सिबलिंग ऑफ x का डिग्री सबका बराबर है, तो क्या करेंगे, मूव पॉइंटर अहेड, पॉइंटर को आगे की तरफ अहेड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ये क्या है, ये दोनों तो बराबर थे मेरे कंडीशन के लिए, पर ये बराबर नहीं था, क्या, जैसे कि ये दोनों x और नेक्स्ट x 0 0 डिग्री के, लेकिन ये बराबर नहीं था। तो क्या किया हमने, ये बराबर नहीं था, तो ये कंडीशन भी हमारी फॉलो नहीं हुई। अब इस वाली पे आ जाते हैं, इफ़ डिग्री ऑफ x डिग्री ऑफ नेक्स्ट x बराबर है, हाँ। तीसरा क्या है, डिग्री ऑफ सिबलिंग नेक्स्ट x बराबर नहीं है, हाँ, ये फॉलो हो रही है कंडीशन। पर ऐसी दो कंडीशन है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, ये दोनों फॉलो हो रही हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, की ऑफ x, जो इसकी की देखेंगे, की यानी उसमें क्या वैल्यू है। अगर वो वैल्यू छोटी हुई नेक्स्ट x से छोटी हुई वैल्यू ये की x की, तो देन रिमूव नेक्स्ट x फ्रॉम रूट एंड अटैच टू x। मतलब यदि x छोटी हुई तो मुझे क्या करना है, इधर वाले को रिमूव करके नीचे कर देना है। क्या करना है, नेक्स्ट x को रिमूव करके नीचे x में अटैच कर देना है, x में जोड़ देना है। क्या समझ में आया, ये कैसे याद कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू छोटी है, ये क्या होना चाहिए, मीन हीप होना चाहिए। मतलब मीन हीप मतलब कि ये ऊपर जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, नीचे वाले बड़े होने चाहिए। तो ये हमने क्या किया, क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, जैसे कि ये दोनों बराबर थे, ये बराबर नहीं था, ठीक है। तीसरी चौथी कंडीशन इसको फॉलो करेंगे। तो यदि अब मैं क्या करूँगा, यदि अब x और नेक्स्ट x की को देखूँगा, और जो भी छोटी होगी उसको मैं क्या करूँगा, रूट पे लगा दूँगा, और जो बड़ी होगी उसको इसके नीचे लगा दूँगा, अटैच कर दूँगा। जैसे कि यहाँ पे 12 छोटी है, 18 बड़ी है, तो ये मैं 12 ऊपर कर दिया, 18 नीचे कर दिया, बाकी का ट्री सेम वैसे उतार दिया मैंने। इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है, तो ये मैंने उतार दिया, ठीक है। अब मेरे को x नेक्स्ट x सिबलिंग ऑफ x अभी भी वही है मेरा, ठीक है। अब फिर मैं चेक करूँगा x और नेक्स्ट x क्या बराबर हैं, या बराबर नहीं है। तो ये बराबर है, मतलब दूसरी ये कंडीशन छोटी वाली इधर लिखी है मैंने, इससे आप लोग याद कर सकते हैं, x नेक्स्ट x सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट x। तो पहली कंडीशन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, ठीक है। अगर ये वाली फॉलो होती है कंडीशन केस 3, तो मुझे क्या करना है, x छोटा है तो x मतलब छोटा वाला ऊपर रहेगा, मीन हीप की प्रॉपर्टी फॉलो करता है ना बाइनोमियल हीप, तो छोटी वाली वैल्यू ऊपर रहेगी और ये जो नीचे ये k और नेक्स्ट x है वो नीचे आ जाएगी, ये
ठीक है। अगर ये एक्स जो है बड़ा है तो एक्स नीचे आ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि मीन हीप की प्रॉपर्टी बाइनोमियल हीप फॉलो करता है। तो जो छोटा होगा वो ऊपर रहेगा और जो बड़ा रहेगा वो उसके बच्चे में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आप देख लेते हैं, ये दोनों का एक्स और नेक्स्ट एक्स क्या है, एक्स और नेक्स्ट एक्स बराबर है, और उससे तीसरा भी है वो भी बराबर है। कौन सा? ये भी बराबर है, एक्स भी बराबर, नेक्स्ट एक्स भी बराबर, ये भी बराबर है। तो मुझे क्या करना है, आगे की तरफ पॉइंटर को एक्स को शिफ्ट कर देना है, ठीक है। ये भी आगे की तरफ, अगर ये कंडीशन भी हो जाती है तो भी आगे की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ा दिया एक्स को। तो अब एक्स मेरा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ठीक है, मेरा नेक्स्ट यहाँ पे आगे शिफ्ट होके एक आगे एक्स ये हो गया। अब नेक्स्ट एक्स ये हो जाएगा और सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट एक्स ये हो जाएगा। तो अब फिर वही कंडीशन चेक करेंगे, एक्स और नेक्स्ट एक्स बराबर है, हाँ है, पर ये बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, की चेक करेंगे। अगर जोन सी की छोटी होगी उसको ऊपर रख देंगे। इन दोनों में से की मतलब ये 7 और 3 में से कौन सा छोटा है, तो 3 छोटा है, तो 3 ऊपर हो जाएगा, 7 उसका नीचे अटैच कर देंगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ये अटैचमेंट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, नेक्स्ट वाला ये ऐसे ही रह जाएगा। अभी भी मेरा एक्स यही है, ठीक है। अब एक्स मतलब एक्स ऑटोमेटिक इस पर शिफ्ट हो गया ना, जब ये एक्स है ही नहीं तो ये इस पर आ गया। अब एक्स ये है, नेक्स्ट एक्स ये है, अब उससे सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट एक्स ये है 6 वाला, और ये क्या हो जाएगा, प्रीवियस एक्स। प्रीवियस एक्स से मतलब नहीं है कोई, तो इसे लिखो नहीं लिखो। तो ये हो गया मेरा प्रीवियस एक्स। अब मैं देखूंगा एक्स और नेक्स्ट एक्स, फिर से मिलाऊंगा, एक्स नेक्स्ट एक्स बराबर है, नहीं है, ये बराबर है, तो ये बराबर है। इसकी भी डिग्री B2 है, इसकी भी डिग्री कितनी है, B2 है, 0 1 2, 0 1 2, तो ये दो दो हैं। तो इन दोनों को फिर क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वाले को देखेंगे। अगर नेक्स्ट बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, इन दोनों के की को मैच करेंगे। की जिसका छोटा होगा वो ऊपर आएगा। 15 3 में से कौन सा छोटा है, 3 छोटा है, तो 3 ऊपर आ गया, 15 इधर अटैच हो जाएगा नीचे। तो ये अब ऐसा बन गया, ठीक है। बी लास्ट वाला ये वाला जो है यहीं पे आता है रहेगा हरदम, ठीक है। अब लास्ट में देखेंगे, इसको देखेंगे B0 B3 B4, सबके अलग अलग हैं, ठीक है, सबके अलग हैं। तो अब ये यहाँ पे ये एक्स था मेरा, तो एक्स ये हो गया, ये एक्स नेक्स्ट एक्स ये था इसमें कंडीशन में। अब मैं पॉइंटर को एक शिफ्ट आगे कर दूँ, अब देखूँगा एक्स नेक्स्ट एक्स, एक्स और नेक्स्ट एक्स बराबर नहीं है, एक्स और नेक्स्ट एक्स बराबर नहीं है, तो एक सीधा आगे कर दूंगा पॉइंटर को। और अब एक्स मेरा इस पे आ जाएगा, तो एक्स यहाँ पे आ गया, और ये एंड अब हो गया, तो अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं इसमें कंडीशन देख लेता हूँ जो बाइनोमियल हीप के लिए होती है, कि ये क्या होना चाहिए, मीन हीप की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब ये रूट नोड पे, जैसे ये 3 है, ये 15 7 23 सारे नीचे वाले बड़े हैं 3 से, ये 6 से सारे वाले नीचे वाले बड़े हैं, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी मतलब क्या थी, वो दूसरी प्रॉपर्टी थी कि यूनिक होनी चाहिए हर एक नोड की, रूट नोड की हर एक डिग्री यूनिक होनी चाहिए। इसकी 0 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। तो ये अब मेरा फॉलो कर रहा है कंडीशन। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल को यूनियन करने का वो। तो यही आपको लिख के आना है एग्ज़ाम में। सबसे पहले न्यू नोड हेड नोड क्रिएट करना है, मर्ज करना है दोनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर कंबाइन ट्री सम डिग्री, सेम डिग्री वाले को कंबाइन करना है, जिनकी जैसे यहाँ पे 0 0 3 1 1 3, ये 0 0 1 1, इन सबको कंबाइन करते हुए इन कंडीशन को याद करके कंबाइन करना है और रिपीट करना है, कंटिन्यू रिपीट थी प्रोसेस 3 को, इसको ही बार बार रिपीट करना है अनटिल एंड एंश्योर नो ट्री हैव सेम डिग्री, और इंश्योर करना है कि दो ट्री का डिग्री सेम ना हो। और रिटर्न लास्ट में क्या करना है, हीप एच जो मेन हीप है उसको रिटर्न करना है, H1 यूनियन H2 इक्वल टू H1 हमारा ये था, H2 ये था, इन दोनों को मिक्स करके हमारा क्या बना, H बना। ये आंसर हो गया इसका लास्ट वाले का। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछ ली जाती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है यूनियन का, तो इसको आप कर लेना, इतना आप इंग्लिश में बना के लिख लेना।
ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, देखने में लग रहा है, लेकिन ये कंडीशन छोटी सी है, बस इतना याद करेंगे कि अगर x और नेक्स्ट x बराबर ना हो तो आगे की तरफ शिफ्ट कर दो, x नेक्स्ट x और तीनों बराबर हो तो भी आगे की तरफ शिफ्ट कर दो। x और नेक्स्ट x बराबर हो और सिबलिंग उसका बराबर ना हो, सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट x मतलब अगला वाला, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चेक करो, जिसकी वैल्यू बड़ी है उसको नीचे लगा दो। जैसे नेक्स्ट एक्स की बड़ी है तो नेक्स्ट एक्स को नीचे लगा दो, अगर एक्स की बड़ी है तो एक्स को नीचे लगा दो, ठीक है, एक्स की बड़ी है तो एक्स को नीचे लगा दो और नेक्स्ट एक्स को ऊपर कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनियन वाला। अब एक इंसर्शन का भी देख लेते हैं, बाइनोमियल ट्री में इंसर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले 7 आ गया, ठीक है। हरदम इंसर्ट में क्या देखना है, हरदम किधर से स्टार्ट करना है मेरे को, हरदम इंसर्शन जो है वो मेरे को 7, ये हेड बना दिया, 7 इंसर्ट करूँगा, यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। 2 इंसर्ट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर से ही इंसर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 आएगा देन 7 आएगा। अब क्या हो गया, ये मीन हीप की प्रॉपर्टी फॉलो करेगी नहीं, क्या मीन हीप की प्रॉपर्टी है कि दो रूट नोड जो रूट में है वो सेम डिग्री नहीं होना चाहिए, इन दोनों का डिग्री तो सेम है तो मिला देंगे, इन दोनों को मिलाने का हमने अभी रूल पढ़ा यूनियन करने का, जो ये बराबर है, इसके आगे वाला तो कोई है ही नहीं, तो ये बराबर है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू चेक कर देते हैं, वैल्यू इसकी छोटी है तो ये हो जाएगा रूट नोड, ये हो जाएगा 7 नीचे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब इसका B1 हो गया, अब क्या करेंगे 4 को ऐड करेंगे, तो 4 यहाँ पे आएगा, फिर 2, फिर 7, जो भी ऐड करना है वो इस साइड लेफ़्ट साइड से ऐड करना है, इस साइड से, तो 4 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, इसका 0 है डिग्री, इसका 1 है, तो कुछ नहीं, ठीक है सब कुछ। फिर इंसर्ट 17 करेंगे तो फिर 17 यहाँ पे आ गया, अब 4 और 17 का सेम डिग्री है तो इसको रूट नोड बनाएंगे, 17 को नीचे इसके अटैच कर देंगे। अब देखेंगे B1 हो गया, अब इन दोनों में भी लफड़ा हो गया, फिर इन दोनों में देखेंगे छोटा वैल्यू किसका है, ये 2 है, तो ये 4 वाला नीचे इसके जुड़ जाएगा। फिर इंसर्ट करेंगे एक इंसर्ट करना है क्वेश्चन में, तो एक यहाँ पे हो गया B0 B2, ठीक है, ये कोई लफड़ा नहीं है, B0 है, ये B2 है, तो मतलब लफड़ा नहीं है, डिग्री सेम नहीं है तो लफड़ा नहीं है। इंसर्ट 11 करेंगे, ये फिर लफड़ा हो गया, फिर ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, फिर 6 करेंगे तो 6 आगे आएगा, इसका B0 है, B1 है, B2 है, ठीक है, B2 है। अब क्या होगा, इन दोनों का लफड़ा हुआ था तो यहाँ पे नीचे कर दिया, ये यहाँ पे आएगा, फिर 6 ऐड किया, 6 यहाँ पे आएगा, फिर 8 ऐड किया तो इन दोनों में फिर लफड़ा हुआ, तो 8 इसके नीचे आ जाएगा, तो 6 के नीचे 8 आ जाएगा, तो ये B1 हो जाएगा, ये भी B1 है पहले से ही, तो फिर इन दोनों में भी लफड़ा होगा, तो ये 6 बड़ा है, 1 छोटा है, तो ये 6 इसके नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। फिर 15 इंसर्ट करेंगे तो 15 इधर से इंसर्ट होगा, ये 0 का बना, ये 3 का बना। फिर क्या करेंगे 10 इंसर्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे B0 का एक और हो जाएगा, यहाँ पे 10 इंसर्ट करेंगे आप तो ये B0 क्या हो जाएंगे, दोनों कन्फ्लिक्ट होंगे, तो ये 10 छोटा है तो 10 ऊपर हो जाएगा, 15 नीचे हो जाएगा, कंबाइन कर देंगे, ठीक है। फिर 20 इंसर्ट करेंगे, फिर 20 लास्ट में ऐसे इंसर्ट हो जाएगा, ये लास्ट में क्या बना अपना क्या बन गया, लास्ट जो है इंसर्ट कर दिया हमने सारा कुछ इसमें, और ये बन गया बाइनोमियल हीप। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते नहीं हैं, बस ये यूनियन वाला इम्पोर्टेंट है, यूनियन वाला आप कर लेना, ये कंडीशन याद रख लेना और इंग्लिश में बना के लिख लेना वही कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल हीप ख़त्म। लास्ट टॉपिक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं सोचा कि चलो करवा ही देता हूँ, 2 मिनट तो लगने हैं। स्किप लिस्ट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक डाटा स्ट्रक्चर दैट यूज मल्टी लेवल लिंक लिस्ट टू अचीव फास्ट सर्च, इंसर्शन, डिलीशन, ऑर्डर ऑफ एनालॉग एविडेंस। समझ में नहीं आया कुछ, लिंक लिस्ट आपने पढ़ा है, हाँ लिंक लिस्ट तो पढ़ा था कुछ, लिंक लिस्ट ऐसे होती थी, कुछ ऐसे होती थी, हेड नोट यहाँ पे दिया होता था, यहाँ से ऐसे निकाल लेते थे ए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर B C, यहाँ पे लास्ट में अगर कुछ नहीं है तो नील लिख देते थे, ठीक है। तो ये क्या करता था, नेक्स्ट ये एड्रेस ये पॉइंट करता था नेक्स्ट, जैसे कि ये इसका एड्रेस 0 है, इसका 1 है तो 2 है, तो ये यहाँ पे 1 एड्रेस रखेगा, ये 2 रखेगा और ये 0 यहाँ पे रखेगा, तो ये लिंक लिस्ट थी सिंपल वाली। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, स्किप लिस्ट मतलब कि जैसे कि इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल से बताऊँ कि जैसे मेरे को
एक ट्रेन का आपने एग्जांपल सुना है। ट्रेन एक ऐसी ट्रेन होती है जो लोकल होती है, वो हर एक स्टेशन पे रुकती है, जैसे ये हर एक स्टेशन पे रुक रही है, ठीक है। कई सारी ऐसी होती हैं जो मेन स्टेशन पे रुकती है, जैसे ये छोटा स्टेशन है, ये यहाँ पे ना रुक के यहाँ पे रुकी, फिर ये यहाँ पे रुकी, इस वाले पे नहीं रुकी। तो कुछ ऐसी होती है, कुछ होती है बिल्कुल वंदे भारत या राजधानी टाइप की, जो डायरेक्ट पहुँचा देती है लास्ट तक। तो ये हो गई। ऐसा ही मतलब ये स्टेशन है समझ लीजिए, और ये इस स्ट्रक्चर में आपका स्किप लिस्ट बनता है। किस लिए बनता है? इंसर्शन और डिलीशन और सर्चिंग को फास्ट करने के लिए, ठीक है। फास्ट सर्चिंग के लिए करता है कि जैसे कि मेरे को मान लीजिए 2 को ढूंढना है, 2 मैं यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ, तो मेरे को बहुत टाइम लग गया, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा डेटा हो गया मान लीजिए, तो ऐसे मैं सबसे ऊपर वाली लेयर से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इस पे जाऊँगा, फिर यहाँ से इस पे सीधा जाऊँगा, देखूँगा नीला आ गया, तो ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इससे छोटी वैल्यू है तो नीचे आ जाऊँगा एक, ठीक है। ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ से इस पे आया 19 आया, फिर 19 भी हमारे वैल्यू 2 से बड़ी है, तो फिर यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पे सर्च किया, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे गया, फिर 19 भी बड़ा है तो फिर यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ पे जाके मुझे 2 मिल गया। कह रहे होगे सर भैया ये तो इससे ज़्यादा ही टाइम लग गया है ऐसे ऐसे करने में, लेकिन ये जब बड़ा बहुत डेटा होता है, बहुत लंबा, तो हमारा ये मेथड आसान पड़ता है, ठीक है। तो 2 को ढूंढ लेते हैं जल्दी से, यहाँ से यहाँ, यहाँ आके जल्दी से ढूंढ लिए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ठीक है। तो ये बड़ा डेटा होता है तो आसानी से हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आप एग्ज़ाम में बना देना, यदि आए तो 2 नंबर में। लीनियर सर्च में क्या होता है? ऑर्डर ऑफ एन होता है। बाइनरी ट्री में ऑर्डर ऑफ एन होता है, लेकिन स्किप लिस्ट में भी ऑर्डर ऑफ एन होता है, लेकिन ये अलग अलग क्वेश्चन में हम लोग चेंज कर देते हैं, तो इसी वजह से इसका यूज किया जाता है। एडवांटेज क्या है? सिंपल है, नो कॉम्प्लेक्स रोटेशन है, फास्ट एवरेज परफॉर्मेंस है, नो कॉम्प्लेक्स रोटेशन लाइक AVL ट्री, रेड ब्लैक ट्री, इस तरह नहीं है। इंसर्शन डिलीशन की एल्गोरिदम, सर्चिंग एल्गोरिदम, मतलब इंसर्ट या डिलीट करना हो तो सर्च ही तो करेंगे ना कि किस स्थान पे मुझे रखना है या कि यहाँ से डिलीट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम टॉप से स्टार्ट करना है, टॉप लेफ़्ट से, टॉप ऊपर लेफ़्ट से, इधर से मूव राइट वाइल वैल्यू छोटी है की से, जब तक वैल्यू छोटी है की से तो इधर घूमते रहो, इधर जाते रहो। मूव डाउन इफ़ नेक्स्ट इज बिगर, मूव क्या करना है? अगर 19 बड़ा था तो उसे, तो मुझे डाउन नीचे की तरफ हो जाना था, ठीक है। तो यही लिखा है, रिपीट अंटिल फाउंड और एंड, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? एक्स्ट्रा मेमोरी लगती है, ये कई लेयर लगा रहे हैं तो एक्स्ट्रा मेमोरी लगेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, तो ये हो गया आपका डिसएडवांटेज। तो ये आपकी वीडियो ख़त्म होती है, यूनिट 2 भी आपका ख़त्म हो गया। आपके डिमांड पे मैं ये वीडियो लाया था। रात के 3 बज रहे हैं, रात के कितने बज रहे हैं? 3:31। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमको मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। रात के 3 बज रहे हैं, सब लोग सोए हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। ये देख सकते हैं सब लोग इधर सोए हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सपोर्ट करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।